नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, इकोनॉमिक फैकल्टी अभ्युदय बलरामपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक और करंट पार्ट है उसे 2 क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी कोशिश होगी कि मैं भी आपके साथ में उस चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ। और चूँकि बीपीएससी की डेट एक बार कमीशन ने कंफर्म किया है आज नोटिफिकेशन के माध्यम से, और यूपी पीसीएस की भी डेट ऑलरेडी हमारी 22 दिसंबर को लगी है। तो 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस और 22 दिसंबर को हमारा यूपी पीसीएस लगा हुआ है। दोनों में इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को अगर आप गलत करते हैं तो आप बाहर होते हैं, और किसी भी प्रश्न को अगर आप सही करते हैं तो अंदर होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हें कवर करके चलेंगे। पहली चीज स्टैटिक पार्ट को देखेंगे, दूसरा करंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो भी हम देख लेंगे। बट अगर करंट का कोई डेटा बाय द वे क्लास में छूटता है इस मैराथन के दौरान, तो जब हम बजट या इकोनॉमी सर्वे वाला सेशन लेंगे तो वहां पे उन करंट के डेटा को भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। इतना क्लियर है? तो फिर चलिए सेशन आज का हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना क्लास लेकर के जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। हमारा जो मेन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो नेशनल इनकम का होगा। ये वही टॉपिक है जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा सीक्वेंस में। आज हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, वीओपी पढ़ेंगे। अगर बैंकिंग, इन्फ्लेशन और मनी हम आज कवर कर पाए तो करेंगे, अदरवाइज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में हम एग्जिस्ट करेंगे। देन हम पढ़ेंगे अपना बजट, टैक्सेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसके बाद में इंडस्ट्री, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, पॉवर्टी और एग्रीकल्चर। तो मेरे दोस्त ये वो 12 टॉपिक हैं, 10 11 12 टॉपिक जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है विद करंट ओरिएंटेड। तो बिना देरी के चलते हैं और हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम क्या है, यानी राष्ट्रीय आय। एक चीज ये कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कहने का सेंस ये मैराथन क्लास है, रिवीजन क्लास है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगा, एक एक चीज को हम आगे लेकर बढ़ते जाएंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज के बाद आपको कभी भी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई करंट का डेटा होगा तो वो आप लोग अपडेट करके चलेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम हमारे क्लास में या कोई हमसे पूछता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अच्छा तो ये बताओ कि भारत की जीडीपी कितनी है, या भारत की जीडीपी क्या है, या जीडीपी कहते किसको है। अमूमन नेशनल इनकम को लोग जीडीपी कहते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोगों को यूट्यूब पे भी हमने देखा है पढ़ाते हुए कि वो नेशनल इनकम को ही जीडीपी कहते हैं। अभी रिसेंटली घटनासार भी आया हुआ है। घटनासार में अगर आप देखेंगे वहां करंट का डेटा लिखा हुआ है तो उसने बताने की कोशिश की है कि जीडीपी ही नेशनल इनकम है, बट वो गलत है। क्या है वो हम लोग अभी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, एक सीक्वेंस वे में समझते हैं। इस पूरे नेशनल इनकम में हम जीडीपी समझेंगे, जीएनपी समझेंगे, एनएनपी समझेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट समझेंगे, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, साथ ही में नेट इनकम क्या होता है और ग्रॉस कैसे निकाला जाता है, वो हम सब कुछ इस अपने क्लास में देखेंगे। जब बात होती है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है, हम विश्व में 5वें रैंक पे स्टैंड करते हैं, तो वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है, बेस ईयर क्या है, ये सारी चीजें हम अपने इस क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, हम मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग करंट के साथ साथ में फैक्ट के साथ साथ में करंट भी लेके चलेंगे। देखिए, जब भी बात होती है नेशनल इनकम की, मैं एग्जैक्टली यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या है। तो पहला क्या चीज हम देखेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, चौथा एनएनपी,
पांचवा कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और सातवां हम यहाँ पे देखेंगे नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी ऑब्लिक रियल जीडीपी। इतने सारे पॉइंट मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर कवर करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से, और हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या होता है। देखिएगा, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की अगर हम परिभाषा को ध्यान से देखें तो जीडीपी में कहा जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। ये परिभाषा है। इस परिभाषा में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे तीन चीजें हैं। मैंने क्या कहा कि एक वित्तीय वर्ष में, क्या मैंने बोला है, किसी एक वित्तीय वर्ष में कैसी सीमा है, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। मैं चाहता तो पीपीटी भी ले सकता था, लेकिन लिख करके बताने का, आपके साथ डिस्कशन करने का एक अलग मजा है। तो ये तीन चीजें हैं। जीडीपी में किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। क्लियर? तो क्या ये सही में हमने जीडीपी को समझा है? नहीं, हमने सिर्फ परिभाषा को देखा है। जीडीपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस, इसको बोलते हैं ग्रॉस। ये है आपका डोमेस्टिक, और ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट। तीन शब्द है, एक है ग्रॉस, एक है डोमेस्टिक, एक है प्रोडक्ट। क्लियर? अब अगर हम वित्त वर्ष की बात करें, अगर हम मेरे दोस्त इनमें से इन तीनों शब्द को जान जाएं तो मेरा सेंस ये कहता है कि हम जीडीपी को जाएंगे। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है किसी एक समय अवधि। अब वो समय अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च। क्लियर? अब जब भी वित्तीय वर्ष की बात होगी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की। मैं घरेलू सीमा को थोड़ा सा होल्ड करके चलता हूं। उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य है। याद रखिएगा, यहाँ पे अंतिम लिखा है, लास्ट, लास्ट। यहाँ पे कहीं भी मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु को कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। अंतिम मूल्य, और ये अंतिम मूल्य कौन सा है? बाजारी मूल्य है, ये भी याद रखिएगा। ये बाजारी मूल्य है, आई मीन ये मार्केट प्राइस है। अब आपको क्लियर हुआ? हम जिस जीडीपी की बात करते हैं वो हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं, ना कि हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। तो एक चीज अब आपको क्लियर हुआ कि हम मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, बाजारी मूल्य को शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु को हम इसलिए नहीं शामिल करते हैं क्योंकि जब मध्यवर्ती वस्तु को हम शामिल कर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, और दोहरी गणना से बचने के लिए या बचाव करने के लिए हम वस्तु की अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। दैट्स क्लियर? अब एक चीज यहां समझना है कि बाजारी मूल्य क्या होता है और लागत मूल्य क्या होता है। देखिएगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल मैं आपको दे के चलता हूं। मान लीजिए कि ये एक पेन है, ये पेन को, या पेन छोड़िए, एक हम लोग समोसा बनाते हैं, ठीक? एक समोसा है, मैं क्लास में भी समोसे का एग्जांपल लेता हूँ। इस समोसा को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल की कीमत मान लीजिए हमने रखी 10 रुपए। क्लियर? बट ये सिर्फ हमारी लागत मूल्य थी 10 रुपए, लेकिन हमें इसमें कुछ टैक्सेस भी देने हैं। तो अब वो टैक्स कैसा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा। याद रखिएगा, जब भी वस्तुओं में हम देते हैं तो हमेशा अप्रत्यक्ष कर देते हैं, चूंकि वस्तु एवं जो सर्विस, अब सर्विस टैक्स पे करते हैं, जीएसटी हम पे कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों को मिला करके हम क्या बना लेते हैं? हमारे मार्केट में जो मेरा मूल्य जाने वाला है उस वस्तु का, वो हम शामिल करते हैं। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है जो हमारे इनपुट कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट को कम करती है, तो माइनस कर देंगे सब्सिडी। ठीक, हमने क्या माइनस कर दिया? सब्सिडी। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या था?
फैक्टर कॉस्ट, यानी एक समोसा को बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए 10 रुपए, ये हमारा है फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, हमने कुछ टैक्स दिया है और ये हमने सब्सिडी को माइनस किया है। दैट इज द, अब हमारे समोसा का क्या निकला, मार्केट प्राइस। मतलब अब हमारा समोसा बाजार में बिकने के लिए तैयार है। सेम एज जब भी हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट प्राइस बराबर, तो मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये यहां से हमें क्या पता चल गया, किसी भी वस्तु का बाजारी मूल्य। क्लियर हुआ। अब अगर हमें इसी से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल आया मेरे दोस्त, ये हमारा निकल आया है फैक्टर कॉस्ट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जीडीपी का मौद्रिक मूल्य नहीं है, बाजारी मूल्य है। क्लियर, मार्केट प्राइस। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, अब हमारा बच रहा है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा की अगर मैं बात करूं कि घरेलू सीमा क्या होती, तो घरेलू सीमा थोड़ी सी विस्तृत है। घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से बृहद है। घरेलू सीमा के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। देन हम कहते हैं कि ये हमारे देश का हिस्सा होगा या हमारे देश के प्रोडक्शन में शामिल होगा। एक बात याद रखिएगा कि जीडीपी में कहीं भी लिखा नहीं है कौन उत्पादन करेगा, कहा गया है कहाँ उत्पादन होगा। तो कहाँ हो रहा है, घरेलू सीमा में हो रहा है। तो घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब हम देखने वाले हैं घरेलू सीमा। घरेलू सीमा थोड़ी सी विस्तृत अवधारणा है मेरे दोस्त। घरेलू सीमा में क्या आएगा, तो घरेलू सीमा के अंतर्गत भारत का वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र, साथ ही में अगर विदेशों में भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास, साथ ही साथ में अगर कोई हमारा मिलिट्री बेस है, क्या है, अगर हमारा कोई मिलिट्री बेस है तो भी हमारा वो जीडीपी का हिस्सा होगा। या इवन कोई अन्य ऑफिस जो भारत सरकार का है, वो अगर है कहीं विदेशों में, तो वो भी भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा, अगर वहां पे किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं तो। अब एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं सर, अंटार्कटिका में हमारा गंगोत्री जैसा रिसर्च सेंटर है, या कल को हम मंगल ग्रह पे कोई अपना रिसर्च सेंटर बना लें, या शनि ग्रह पे कोई सेंटर बना लें, या बृहस्पति पे बना लें, चंद्रमा पे चले जाएं, वहां कोई एक रिसर्च सेंटर बना लें, तो क्या वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा, तो हाँ। अगर उस पे भारत का कंट्रोल है तो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। ये मैटर नहीं करता है कि वहां पे उत्पादन कौन कर रहा है, डजेंट मैटर। कोई भी उत्पादन करे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि क्या वह भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है या नहीं। अगर वो घरेलू सीमा का हिस्सा है तो भारत के जीडीपी में शामिल होगा। दैट्स क्लियर। ठीक है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ में और क्या शामिल होगा, अगर कोई जलयान है, जलयान हो गया, हाँ ठीक है, अगर कोई जलयान है तो भी शामिल होगा। अगर कोई कार्गो शिप है तो भी भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। साथ ही साथ में अगर कोई पेट्रोलियम, या अगर कोई अगर कोई पेट्रोलियम पेट्रोलियम ऑब्लिक गैस अन्वेषण, अगर कोई गैस अन्वेषण है तो भी वो भारत की जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। क्लियर। अब आप समझ गए कि भारत के जीडीपी में क्या क्या शामिल होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज यहां से हो जाएगा तो आप एग्जैक्ट देख पाएंगे। तो हमने आपसे कहा कि किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाएगी। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। घरेलू सीमा के अंतर्गत भारत का वायु क्षेत्र आ जाएगा, जल क्षेत्र आ जाएगा, भारत में अगर विदेशों में भारतीय दूतावास है वो आ जाएगा, मिलिट्री बेस, जलयान, कार्गो, पेट्रोलियम और कोई भी अगर गैस अन्वेषण है भारत का
विश्व में, तो वो सब भारत की घरेलू सीमा में होगा और वो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। डजंट मैटर कि वहां पे प्रोडक्शन कौन कर रहा है, भारतीय कर रहा है या विदेशी कर रहा है, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? वहीं पे अगर मैं वस्तु एवं सेवा की अंतिम मूल्य की बात करूं तो ये बाजारी मूल्य है, मतलब जो मार्केट प्राइस पे हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे सब मार्केट प्राइस पे पढ़ेंगे। और हम अंतिम मूल्य इसलिए लेते हैं, फाइनल गुड्स के फाइनल प्राइस इसलिए लेते हैं जिससे कि दोहरी गणना से हम बच सकें। मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वहीं पे फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। दैट्स क्लियर? तो ये चीजें हमने क्या देख लिया, अपनी जीडीपी की परिभाषा देख लिया। दैट्स क्लियर? अब अभी तक हमने जीडीपी की परिभाषा देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। तो जीडीपी की गणना सामान्यतः दो फॉर्मेशन पे हम करते हैं, एक करते हैं हम बेस ईयर पे और दूसरा हम करते हैं करंट ईयर पे। बेस ईयर पे जब हम करते हैं तो बेस ईयर पे जीडीपी की गणना करने के लिए हम अपने इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते। आई मीन मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं करते, महंगाई को शामिल नहीं करते हैं। और बेस ईयर के लिए हम एक पर्टिकुलर एक साल मान के चलते हैं और उसी से हम अपने प्रेजेंट टाइम का जो ईयर है उससे तुलना करके अध्ययन करते हैं कि क्या उस साल से कीमतें बढ़ी हैं या उस साल से कीमतें घटी हैं। अगर उस साल की जीडीपी जो भी थी और प्रेजेंट टाइम पे अगर उससे ज्यादा है तो हम कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ी है, और अगर उस टाइम से हमारी जीडीपी का डाउन हुआ है प्रेजेंट पे तो हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी पिछले बेस ईयर से कम हुई है। दैट्स क्लियर? जब हम आते हैं क्या कहते हैं ये करंट ईयर पे, तो करंट ईयर में हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल करते हैं, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल करने पे जो भी हमारी जीडीपी प्राप्त होती है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। और जब बेस ईयर पे हम अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी कहलाती है। पूरे विश्व में इंडिया रियल जीडीपी के बेस पे विश्व में 5वें स्थान पर है और हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं पे जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी में दरअसल महंगाई को एडजस्ट करके हम देखते हैं कि चीजें कितनी सस्ती कितनी महंगी है। और जब हम नॉमिनल जीडीपी किसी भी देश के जीडीपी का आकलन करते हैं तो दरअसल वो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पे हम करते हैं। तब हम कहते हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो एक चीज आप समझ गए कि अगर हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी, बेस ईयर की, जो हमारा बेस ईयर 2011-12 है। और रियल जीडीपी ही हमारा बेस ईयर पे होता है जो कि विश्व में हम 5वें स्थान पे एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी में हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग विश्व में तीसरे नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारा चाइना आता है परचेजिंग पावर में, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे हम भारत आता है। वहीं पे अगर हम इन दोनों की बात करें तो एक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जनरली जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताता है कि सही मायने में किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी अथेंटिक तौर पे ग्रोथ कर रही है। इसीलिए जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल आता है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास ऐसे ही रिवीजन होता है, हम बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते चूंकि ये क्लास रिवीजन पे। आप जब भी अपने टीचर को पकड़िए जहां भी आप पढ़ते हैं और उनसे कहिएगा कि सर एक बार आप मुझे डेप्थ में समझा दीजिए, तो आपके टीचर आपको डेप्थ में समझाएंगे। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। दैट्स क्लियर? आप सोच रहे होंगे ये बार बार दैट्स क्लियर क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे दोस्त हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना अमूमन हम दो चीजों पे करते हैं। एक है हमारा बेस ईयर और एक है हमारा करंट ईयर। देखिए, गणना और भी तरीके से है, आय विधि के माध्यम से है, व्यय विधि के माध्यम से है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, नेशनल इनकम का या राष्ट्रीय आय का फादर साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। उन्होंने पहली बार जीडीपी की आकलन करने का काम किया था, तो मुझे याद आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी में जो हमारा बेस ईयर है वो क्या है, तो मेरे दोस्त हमारा बेस ईयर 2011-12 है। और जीडीपी में हम इन्फ्लेशन 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 के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल नहीं करते
तो हम इसे रियल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी के रैंक पे इंडिया विश्व में 5वें स्थान पे एग्जिस्ट करती है। और जो हमारी जीडीपी है वो कितनी है? वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा। प्लस जो अन्य देश हैं वो कौन से हैं? तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, ये हम सबको पता है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर जापान है और 5वें नंबर पर आपका भारत। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने देख रखा है। अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ करंट ईयर की, तो करंट ईयर में हमें क्या देखने को मिलता है कि करंट ईयर में जब भी हम गणना करते हैं तो ये मार्केट प्राइस पर होता है। याद रखिएगा, ये मार्केट प्राइस पर है, जिसे जर्नली आप मौद्रिक मूल्य पर गणना करते हैं। मौद्रिक मूल्य मतलब कि कोई वस्तु बाजार में किस रेट पर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और जब हम मौद्रिक मूल्य पर करते हैं तब इसमें हम इन्फ्लेशन तो हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल करते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल करते हैं तो ये किससे प्रभाव में होता है? लास्ट ईयर, जिसे आप जर्नली क्या देखते हैं? YOY, यानी ईयर ऑन ईयर। जैसे अगर हमें एग्जांपल तौर पर इस महीने नवंबर की हमें ये देखना है कि हमारा प्रेजेंट टाइम पे नॉमिनल जीडीपी कैसे काम करेगा। तो नवंबर महीने 2024 की जीडीपी हमारी आज जितनी है, सेम आप चले जाइए नवंबर 2023 में, और उस टाइम पे और आज की जीडीपी में गैप आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब हमारा इन्फ्लेशन रेट कुछ कम था, आज इन्फ्लेशन रेट कुछ ज्यादा है। तब चीजें शायद हमें 9 रुपए में मिल पा रही थी और आज वही चीजें हमें 9.2 रुपए में मिल पा रही हैं। तो जो पॉइंट समथिंग का वेरिएशन आता है वही हमारे इन्फ्लेशन की वजह से हमें अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको समझाने का काम करूंगी। तो जब लास्ट ईयर में हम देखते हैं तो दरअसल हम इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली अर्थव्यवस्था आपकी हो जाती है नॉमिनल जीडीपी चाइना, दूसरे पे आपका हो जाता है यूएसए और तीसरे पे आपका हो जाता है इंडिया। वहीं पे ये सीक्वेंस में हमें देखने को मिलेगा। और नॉमिनल जीडीपी की गणना हम पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पर करते हैं। इतना हमें क्लियर हो गया होगा और ये हम मान के चलते हैं कि इतनी चीजें हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के इससे आगे की चीजों को देखने का काम करेंगे। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीडीपी की गणना में रियल जीडीपी को ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक क्यों माना जाता है? ये एक प्रश्न हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल में भी ये प्रश्न हमसे पूछा भी जाता है कि नॉमिनल जीडीपी के बजाय हम रियल जीडीपी को बेस क्यों बनाते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि रियल जीडीपी के ही माध्यम से हमें पता चल पाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि हुआ है या नहीं। परिभाषा गौर करिएगा, किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। अब अगर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है तो क्या हम कहेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है? नहीं। ये कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2010 में 2010 में हमने क्या बनाया? एक सेब, नहीं सेब नहीं, मान लीजिए ये हमने पेन बनाया, ये वाला पेन है मेरा। ठीक, एक पेन है। ठीक, और इस पेन की वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, हमने कितना पेन बनाया? 100 पेन बनाया। उस साल की हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1000 रुपए। ठीक, यहां तक कोई लफड़ा नहीं। फिर हम आ गए 2020 में। फिर 2020 में फिर हमने पेन बनाया और इस पेन की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से हो गई 20 रुपए। ठीक, 10 साल में हमने मान के चला कि वस्तुएं दोगुनी हो गई। हालांकि हमारी इकोनॉमी भी 5 से 6 साल में दुगनी हो जाती है। माना जाता है कि अगर किसी भी मार्केट में
अगर आपका 16-17% से ग्रोथ रेट हो रहा है तो 2.5 से 3 साल, अमूमन 4 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो हमारा पेन हो गया 20 रुपए। और फिर उस साल हमने उत्पादन कितना किया? मान लीजिए हमने उत्पादन सिर्फ किया 75 पेन का। ठीक है, 75, 75 दुगना कितना हो जाएगा? 150। आई मीन ये हो गया हमारा 1500 रुपए। क्लियर? अब आप गौर करिएगा, तो उस साल की आपकी जीडीपी तो बढ़ी। भाई पहले आपकी जीडीपी 1000 रुपए थी, 1000 रुपए थी 2010 में, और आज आपकी जीडीपी कितनी हो गई? 1500 हो गई। तो ये क्या बता रहा है? ये आपका नॉमिनल जीडीपी बता रहा है, मतलब सिर्फ हमारा इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ी है। रियल में हमारी जीडीपी नहीं बढ़ी। रियल में कब बढ़ती? जब हम अपना प्रोडक्शन 100 पेन से बढ़ा करके 150 पेन, 110 पेन, 115 पेन करते, तब क्या कहा? उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। तो हमने उत्पादन तो किया ही नहीं, उत्पादन तो हमारा कम हो गया। तो जब उत्पादन कम हो गया तो हमारी जीडीपी कैसे बढ़ सकती है? इसीलिए कहा जाता है कि ये जो यहाँ पे उत्पादन हुआ है या आपकी जीडीपी बढ़ी है, ये उत्पादन की वजह से नहीं हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। आपका प्रोडक्शन गिरा है, कितना गिरा है? 25% के हिसाब से गिरा है। जो आपका 2010 में ग्रोथ आपका हो रहा था 100 पेन का, वो आपका 75 रुपए का हुआ। मतलब आपकी वस्तुओं एवं सेवाओं में 25% की कमी आई है। अब वो चाहे डिमांड की वजह से कमी आई हो, मंदी की वजह से कमी आई हो, मार्केट में लिक्विडिटी ना रही हो उसकी वजह से कमी आई हो, डजेंट मैटर वो किस वजह से आया, बट आपकी जीडीपी सिर्फ बढ़ी है, लेकिन आपके देश का उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसीलिए हम जब रियल जीडीपी करते हैं, तब हम वहां पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं शामिल करते, सिर्फ वस्तु एवं सेवा के उत्पादन को शामिल करते हैं। अब अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, तो 10 गुणे 75 बराबर 750 रुपए। तो मतलब आज जो आपने किया है, सही मायने में आपकी जीडीपी 750 रुपए है, ना कि 1000। बट आपको दिख कितना रहा है? 1500 दिख रहा है। तो ये नॉमिनल जीडीपी है, ये आपकी रियल जीडीपी है, और ये आपके बेस ईयर की जीडीपी है। इतना क्लियर हो गया? इसीलिए हम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को इस तरीके से करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पे अगर मैं आपसे एक बात करूं, जीडीपी का आकलन हम कैसे करते हैं, तो मेरे दोस्त, जीडीपी का आकलन कौन करता है? तो जीडीपी का आकलन अभी तक, इससे पहले जो काम करता था, वो कौन करता था हमें उससे नहीं मतलब है, हालांकि सीएसओ करता था। लेकिन अब कौन करता है? पहले सीएसओ करता था पहले। और पहले कब करता था? तो ये 2019 से पहले, 2019 से पहले करता था। तो 2019 के बाद में क्या डिसीजन हुआ? तो 2019 के बाद में अब जीडीपी की गणना कौन करता है? वो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्र नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस करने का काम करता है जारी। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, पहले कौन करता था, अब कौन करता था, बेस ईयर क्या है, ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? अब एक चीज मेरे दोस्त यहाँ पे हम आपको और बता के चलें कि जैसे जीडीपी अगर मार्केट प्राइस है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? तो जीडीपी, एक चीज और याद रखिएगा कि ग्रॉस हमेशा ग्रॉस से निकलेगा और नेट हमेशा नेट से निकलेगा। ठीक है? अगर मैं जीडीपी की मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या होगा? तो जीडीपी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जीडी। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस निकल करके आ गया है। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो वो भी निकल आएगा। क्लियर है इतना? तो ये ओवरऑल हमने क्या देखा है? अभी तक हमने ओवरऑल जीडीपी देखा है। अब हम बात करते हैं जीएनपी की। ठीक है, जीडीपी खत्म। तो इतनी चीजें आपने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ जीडीपी का। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। घरेलू सीमा के अंतर्गत हमारा जल क्षेत्र, वायु क्षेत्र, विदेशों में दूतावास, मिलिट्री बेस, जलयान, कार्गो, पेट्रोलियम, गैस अन्वेषण,
कोई हमारा अगर रिसर्च सेंटर है तो वो सब भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा भी शामिल है, राजनैतिक सीमा भी शामिल है, ये सब के सब भारत की घरेलू सीमा में शामिल है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, तो हम उस वर्ष के मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, बाजारी मूल्य को शामिल करते हैं। और बाजारी मूल्य यानी मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इतना हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। फिर हमने आपसे कहा था कि जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना हम दो आधारों पे करते हैं। पहला है हमारा बेस ईयर, दूसरा है हमारा करंट ईयर। बेस ईयर हमारा 2011-12 है, उससे पहले 2004-5 था। लेकिन हमने अपना बेस ईयर 2011-12 किया। जब हम बेस ईयर पे अपनी जीडीपी का आकलन करते हैं तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल नहीं करते, और जब हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल नहीं करते तो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाती है। और रियल जीडीपी के आधार पे भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली अर्थव्यवस्था है आपका अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान, पांचवा भारत है। जीडीपी की अगर मैं गणना की बात करूं आकलन की, तो जीडीपी का आकलन पहले सीएसओ करता था 2019 से पहले, और 2019 के बाद में अब कौन करता है, अब वो एनएसओ करता है। ऐसा क्यों किया गया? चूंकि सीएसओ और एनएसएसओ दोनों का विलय एनएसओ में कर दिया गया, तो सबका डेटा कलेक्शन करने का काम एनएसओ करता है। एनएसओ मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो करंट ईयर पे हम यानी मौद्रिक मूल्य पे अपनी जीडीपी का आकलन करते हैं, और मौद्रिक मूल्य पे इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल किया जाता है। विगत विगत वर्ष नहीं, सॉरी, लास्ट ईयर से शामिल किया जाता है। और जब हम लास्ट ईयर के अपने इन्फ्लेशन को कंसीडर करने का काम करते हैं तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और नॉमिनल जीडीपी चूंकि परचेजिंग पावर प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग मैनेज होता है, तो उस आधार पे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाती है। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत बन जाता है। वहीं पे अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर। दैट्स क्लियर। अब इससे ज्यादा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जीडीपी में। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, मैं पानी पी लूं। जीडीपी हो गया अपना काम। चलो स्टार्ट करते हैं। जीएनपी, जीएनपी। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताया ही नहीं, आगे बता देते हैं। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं। अगर आपको नेट निकालना हो तो क्या होगा? नेट का मतलब, मान लीजिए आप जीडीपी पढ़ लिए हैं और अगर आपको जीडीपी से एनडीपी निकालना हो तो क्या होगा? एनडीपी को क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं था कितना टाइम जाएगा। एक चीज आपको पता है कि जब भी हम निवल निकालते हैं, निवल यानी शुद्ध, तो उस निवल बराबर क्या होगा? कुल माइनस खराब। यही तो हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 100 समोसा बनाया। क्या हमने कहा? हमने कहा कि हमने 100 समोसा बनाया, जिसमें से 10 समोसा खराब हो गए, तो कुल कितने समोसे बचे? तो आपने कहा कि भैया 100 समोसे कुल बनाए, 10 समोसे खराब हो गए, तो हमारे पास शुद्ध कितने समोसे बचे? 90 समोसा बचा। यही तो आपने कहा। एग्जैक्टली यही आपने कहा। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि जीडीपी बराबर क्या होगा, यानी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डजेंट मैटर ये डीपी क्या लिखा है, हमें बस ग्रॉस से मतलब है, इस वाले जी से हमको खाली मतलब है। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये भी देखिएगा, हमने अगर कुल समोसा यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे भी समोसा है, याद रखिएगा। हम समोसे की तुलना इमरती से नहीं कर रहे हैं, या हम समोसे की तुलना बर्गर से नहीं कर रहे हैं, हम समोसे की तुलना समोसा से कर रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे जीडीपी की ग्रॉस हमेशा जीडीपी के नेट पर होगा, और जीडीपी का नेट हमेशा जीडीपी के ग्रॉस पर होगा। इतना समझिएगा। जीडीपी का जीएनपी, जीएनपी का जीडीपी बिल्कुल मत करिएगा। तो जीडीपी की बात मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? जीडीपी में अगर हम नेट निकालेंगे तो नेट यानी एन एन पी बराबर जी डी पी माइनस ह्रास मूल्य, ह्रास मूल्य, या जिसे आप डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ह्रास मूल्य, डेप्रीसिएशन। याद रखिएगा डेप्रीसिएशन क्या होता है अर्थव्यवस्था में। जब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल क्यों लेना बार बार?
अर्थव्यवस्था में उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन होते हैं। ये कौन-कौन से 4 साधन हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जानना। जब तक आप ये नहीं जान पाएँगे, आप तो ये जान ही नहीं पाएँगे कि हो क्या रहा है। उत्पादन के 4 साधनों में पहले नंबर पर हमें चाहिए भूमि, दूसरा हमें चाहिए पूँजी, मिनिमम है ये, भूमि, पूँजी, फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्रम, और श्रम के बाद में हमें क्या चाहिए? संगठन। इन 4 के बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। तो जब भी इन चीज़ों की श्रम की ज़रूरत होगी, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने में क्या होगा कि भई मशीनें घिसेंगी, कुछ मशीनें खराब होंगी। जैसे इस पेन को बनाना है, तो इस पेन के बनाने के लिए जो मशीन हम यूज़ करेंगे, वो मशीन भी तो टाइम पे खराब होगी ना, घिसेगी, पिटेगी, पुरानी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे हम नया मशीन लेकर के आते हैं, जो इसकी इनपुट कॉस्ट में ही शामिल होगा। इसीलिए हम हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं अपने नेट में, तो हमें पता चल जाता है अपनी ग्रॉस से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एन एन पी बराबर जी डी पी, सॉरी, ये डी होगा, माफ करिएगा, ये डी होगा, माफ करिएगा, ये डी होगा, ठीक है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास मूल्य, मैंने ऊपर सही लिखा है, हाँ ऊपर सही लिखा है, क्षमा करिएगा, ठीक है। तो ये डीपी मैंने कहा ना, वो डीपी इंपॉर्टेंट है, ये डीपी, ये डीपी, ये आपका ग्रॉस, ये आपका नेट, तो नेट हमेशा अपने से ग्रॉस से निकलेगा। क्लियर हुआ? अब चलिए चलते हैं हम अपने जीएनपी पर। तो ये हमारा जीडीपी हो गया। अब जीडीपी के बाद हम आते हैं हमारा जीएनपी, कि हमारा जीएनपी क्या कहता है। जीएनपी बराबर, याद रखिएगा, जीएनपी जीडीपी से ही निकलता है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब देखिए, जीडीपी और जीएनपी में बहुत खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। जीडीपी जहां कहता है कि घरेलू सीमा के भीतर, वहीं पे जीएनपी कहता है कि भारतीय नागरिकों के द्वारा। मतलब जीडीपी पे मैटर ये नहीं करता कि उत्पादन कौन कर रहा है, बट जीएनपी में मैटर करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है। जैसे जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है मैटर करता है, वहीं जीएनपी पे उत्पादन कौन कर रहा है इस बात पे मैटर है। नहीं समझ में आया? समझिएगा, जीएनपी की परिभाषा क्या कहती है? जीएनपी की भी परिभाषा यही कहती है, किसी एक वित्तीय वर्ष में, क्या, किसी किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। और याद रखिएगा, ये भी बाजारी मूल्य है, अंतिम मूल्य, ठीक। तो जीडीपी में आपने क्या देखा था? जीडीपी पे ये वाला था, ये वाला था, बट जहां पे नागरिक लिखा है, नागरिकों के जगह पे वहां पे क्या था? वहां पे घरेलू था। याद रखिएगा, वहां पे क्या था? वहां पे घरेलू सीमा था। मतलब यहाँ ये नहीं मैटर कर रहा है कि कौन कर रहा है, यहाँ मैटर कर रहा है क्या, कहाँ हो रहा है। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, कहाँ हो रहा है। और जीएनपी में मैटर कर रहा है कि कौन कर रहा है, ठीक। कौन कर रहा है, आपसे पूछा कौन कर रहा है, तो आपने कहा कि देश के नागरिक कर रहे हैं जीएनपी में। और जीडीपी में आपने पूछा कि कहाँ हो रहा है, तो आपने कहा घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। अब आप जीडीपी में पूछो कौन कर रहा है, तो कोई भी कर रहा है, भारतीय नागरिक भी कर रहे हैं, विदेशी नागरिक भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए कि देश की जीडीपी में भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं, तो हाँ, भारतीय और विदेशी दोनों शामिल है जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में केवल भारतीय नागरिक शामिल हैं, विदेशी नागरिक शामिल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब वित्तीय वर्ष भी वही है जो हमने पहले देखा है, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य जो हमने वहां देखा है वो यहीं पर भी है, बाजारी मूल्य। अब है नागरिकों के द्वारा, तो यहाँ पर विदेशी नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता। अगर विदेशी नागरिकों के द्वारा कोई भी आर्थिक गतिविधियां या उत्पादन होती हैं, तो वो भारत की जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा, वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। याद रखिए, जैसे अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के कमाता है, तो वो भारत के जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, वो भारत की जीएनपी का होगा, क्योंकि वो विदेशों में अपने घर पर भेजेगा। याद रखिएगा। और अगर कोई व्यक्ति विदेशों में कमा रहा है भारतीय, तो वो उस देश की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, वो भारत की जीएनपी का हिस्सा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति विदेशों में रह करके उत्पादन करेगा, कमाएगा, और वो भारत के अपने परिवार को भेजेगा, तो भारत की जीएनपी का हिस्सा होगा। मतलब
जो भारत की जीएनपी का हिस्सा होगा वो उस देश की जीडीपी का हिस्सा होगा, और जो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा वो उस देश की जीएनपी का हिस्सा होगा। इतना आप ध्यान के रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कहाँ की? ये है यूएसए, अमेरिका की कंपनी है। अब अगर अमेरिका की कंपनी है और ये भारत में, इंडिया में समझिएगा, अगर कोई यूएसए बेस्ड कंपनी है और वो इंडिया में आकर के अपना कंपनी काम करती है, तो इंडिया में आएगी तो क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। ठीक, प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रही है। तो जब इंडिया में आके प्रोडक्शन करेगी तो जाहिर सी बात है ये भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा, भारत की जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीडीपी कहता है कि भारत की घरेलू सीमा के भीतर, तो भारत में हो रहा है तो भारत की घरेलू सीमा तो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। तो पहला तो हमारा केस सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर। दूसरा कहता है जीएनपी में कि देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो रहा है तो जीएनपी का हिस्सा। क्या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का ओनर भारतीय है? तो आपने कहा नहीं। अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो वो हमारी जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर। तो ये किसकी जीएनपी का हिस्सा होगा? ये किसकी जीएनपी का हिस्सा होगा मेरे दोस्त? ये यूएसए की जीएनपी का हिस्सा होगा। ये हमारी जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा, ये यूएसए की जीएनपी का हिस्सा होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए, मैं पेन चेंज कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। मान लीजिए कौन? अपने टाटा जी। ठीक, हमारे रतन टाटा, यानी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? टीसीएस कंपनी है, टीसीएस। अब ये टीसीएस कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है। कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। और ये कहाँ गई? ये चली गई यूएसए। अब ये यूएसए जब गई है तो वहां पे क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। प्रोडक्शन करेगी, कुछ लाभ होगा तो लाभ, वो पैसा कहाँ पे आएगा? भारत को वापस आएगा। भाई हर व्यक्ति बाहर जाएगा कमाएगा तो अपने देश को लाएगा। तो जब ये लाएगा तो क्या ये इंडिया की, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव पे, अमेरिका मत जाइएगा, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव पे, ये वाला है, ये वाला इंडिया के प्रोस्पेक्टिव पे। एक है हमने लिखा जीडीपी और एक हमने लिखा जीएनपी। अब बताइएगा, अगर टीसीएस भारत की कंपनी अमेरिका में जाके अपना व्यापार कर रही है तो जो भी वो उत्पादन करेगा क्या वो भारत के जीडीपी का होगा या जीएनपी का? हमने कहा हमें नहीं पता। तो हम चलते हैं अपने फॉर्मूला पे, परिभाषा पे। परिभाषा क्या कहती है? भारत की घरेलू सीमा के भीतर अगर उत्पादन हुआ है तो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। तो हमने कहा भैया भारत की घरेलू सीमा अमेरिका नहीं है, अमेरिका भारत की घरेलू सीमा नहीं है, वो अमेरिका की घरेलू सीमा है। तो क्या वो जीडीपी का हिस्सा होगा? नहीं होगा। पहला हमारा कंडीशन गलत हो गया। हमने क्या, घरेलू सीमा का हिस्सा, घरेलू सीमा अमेरिका हमारा नहीं है तो हमारी जीडीपी नहीं होगा। फिर हमने क्या कहा? जीएनपी में हमने कहा कि भारतीय नागरिकों के द्वारा, कहीं भी हो हमसे नहीं मतलब है, बस अगर भारतीय नागरिकों ने कोई प्रोडक्शन किया तो हमारी जीएनपी का हिस्सा होगा, हम दावा करेंगे। तो हमने कहा किसके द्वारा? तो आपने कहा टाटा जी के द्वारा। तो अगर टाटा जी ने, टीसीएस ने किया है तो भारत की जीएनपी का हिस्सा होगा। दैट्स क्लियर। ये इंडिया के सिनेरियो पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर भारत की कोई फर्म विदेशों में काम कर रही है तो वो भारत की जीएनपी का हिस्सा है, भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, वो उस देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया की जीडीपी में हम शामिल करेंगे क्योंकि ये भारत की घरेलू सीमा है। बट देश के नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ है तो हम भारत की जीएनपी को शामिल नहीं करेंगे। तो आप समझिएगा, एक देश का जीडीपी दूसरे देश का जीएनपी होता है और एक देश का जीएनपी दूसरे देश का जीडीपी कहलाता है। जैसे भारत में टीसीएस है वैसे अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसी प्रकार से हम जब जीएनपी की गणना करते हैं तो जीएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी में हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल आय। विदेशों से प्राप्त प्राप्त
विदेशों से प्राप्त निवल आय। अब एक बात याद रखिएगा कि जिस देश में विदेशों से आय ज्यादा होगी, आई मीन जिस देश में बाहर से पैसा ज्यादा आएगा, उस देश का जीएनपी ज्यादा होगा, और जिस देश में पैसा यहाँ से कम, अपने देश से कम जाएगा, उस देश की जीडीपी ज्यादा होगी। भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करूं, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, तो मेरे दोस्त इंडिया का जीडीपी ज्यादा होगा और इंडिया का जीएनपी कम होगा। क्यों? क्योंकि भारत का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कम है। अगर किसी भी देश का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा तो उस देश का जीएनपी ज्यादा होगा। क्या किसी देश की जीएनपी उसके जीडीपी से ज्यादा हो सकती है? तो बिल्कुल, किसी भी देश की जीडीपी उसके जीएनपी से ज्यादा हो सकती है, या फिर किसी देश की जीएनपी उसके जीडीपी से ज्यादा हो सकती है। इंडिया की जीडीपी ज्यादा है और चाइना का जीएनपी ज्यादा है, क्योंकि उसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है। तो ये क्या निकल आया? जीएनपी निकल आया। अब अगर मेरे दोस्त, मैं इसको एक बास्केट में बंद कर दूं ताकि ये भगे ना, ठीक, मैं इसको ऐसे बंद कर दे रहा हूं ताकि ये भगे ना। ये हो गया जीएनपी। अगर अब हमको यहीं पे एनएनपी फैक्ट निकालना हो तो एनएनपी क्या होगा? तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास मूल्य। वही मैंने कहा था ना कि नेट हमेशा अपने के ग्रॉस से निकलेगा। एक चीज, ये हम किस पे निकाल रहे हैं? तो चूंकि हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस है तो ये भी मार्केट प्राइस होगा, और चूंकि हम ये एनएनपी इसी जीएनपी से निकाल रहे हैं तो ये भी मार्केट प्राइस होगा और ये भी मार्केट प्राइस होगा। बट सबसे खास बात यह है कि जब भी हम अपने देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के दौरान हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नहीं लेते, सॉरी मार्केट प्राइस नहीं लेते, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लेते हैं। अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो याद करो ऊपर का वो फॉर्मूला, हमने क्या कहा था? एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर एन एन पी फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये क्या निकला? मार्केट प्राइस निकला। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एन एन पी मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? ये हमारा निकल आएगा फैक्टर कॉस्ट। और मेरे दोस्त यही जो एन एन पी फैक्टर कॉस्ट है, ये एन एन पी फैक्टर कॉस्ट, दरअसल यही एन एन पी फैक्टर कॉस्ट ही क्या कहलाता है? आपकी देश की सही में जीडीपी कहलाता है। तो एन एन पी फैक्टर कॉस्ट बराबर एन एन पी मार्केट प्राइस, याद रखिएगा, शायद मैंने गलत लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला चेक कर ले रहे हैं। मार्केट प्राइस बराबर हमने क्या बोला है कि मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, अच्छा सॉरी, अच्छा ये मैंने कर दिया। मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हम एक बार इसको इरेज कर दे रहे हैं, ऐसे हो गया ये इरेज, फिर हो गया ये इरेज, फिर हमने इसको भी इरेज कर दिया और हमने इसको भी इरेज कर दिया। अब हमने कहा क्या कहा? मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वहीं पे जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। चूंकि हमने ऊपर कहा था कि मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, यहीं पे तो हमने लिखा है ना मार्केट प्राइस बराबर, कहीं पे ये हमने लिखा है मार्केट प्राइस बराबर, कहाँ लिखा है ये? मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। मैंने ऊपर सही लिखा था, कोई बात नहीं, हमने वहां पे इम्प्रूव कर लिया। तो ये हमारा मेजर हो गया। तो हमने क्या देखा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये मेरे दोस्त जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, दरअसल यही हमारी रियल जीडीपी कहलाती है, या ये हमारे देश की नेशनल इनकम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एन एन पी फैक्टर कॉस्ट ही हमारा सही मायने में क्या है? ये हमारा नेशनल इनकम है। ये हमारा क्या है? ये हमारा नेशनल इनकम है। अब अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो पर कैपिटा इनकम बराबर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होगा? तो नेशनल इनकम। तो हम क्या करेंगे? NATIO NAL, नेशनल
नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन, तो क्या पता चल जाएगा? हमें हमारा पर कैपिटा इनकम पता चल जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि किसी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और दसों के पास 10-10 रुपए है, तो उस देश में कितने, उस पूरी क्लास में कितने हो जाएंगे? 10 दहाइयां 100 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जब हम नेशनल इनकम प्राप्त करते हैं, तो नेशनल इनकम को जब हम देश की जनसंख्या से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? पर कैपिटा इनकम पता चल जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपसे मैं थोड़ा सा बात करूं और कुछ फैक्चुअल डेटा की, कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, कैसे किया गया, तो मेरे दोस्त कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम की गणना सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको याद होगा जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जब अपनी एक लेटर लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में, वहां पे दादा भाई नौरोजी ने बताने का काम किया था कि भारतीयों को किस प्रकार शोषण किया जा रहा है भारतीयों का, जिसके बदले में भारतीयों का शोषण किया जाता है, वहां से बहुत सारी धन संपदा ब्रिटेन में लाया जाता है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। और वहीं पे दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अनुमानित आय, ऐसे ही मतलब कोई वैज्ञानिक या सैद्धांतिक नहीं था, अनुमानित आय 20 रुपए बताने का काम किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कितना रुपए बताया था? भारतीय आय 20 रुपए बताया था। उसके बाद में सर्वप्रथम जब हम वैज्ञानिक आधार पर किए, तो के आर वी राव ने पहली बार कब बताने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि 62 रुपए भारत की आय है आजादी के पश्चात में। उसके बाद में फिर जब 1947 में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति की जब गठन किया गया, किसने बताया? राष्ट्रीय पहली बार राष्ट्रीय आय समिति। तो जब राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, तो इन्होंने अलग बताने का काम किया। और इस राष्ट्रीय आय समिति में कौन कौन थे? पहले नंबर पे महाल महाल नोबिस थे। महाल नोबिस, महाल नोबिस के साथ ही में गाडगिल, और गाडगिल के साथ में कौन था? ये राव साहब थे। कौन था? ये राव साहब। ठीक है, तो राव साहब थे। इन तीनों लोग राष्ट्रीय आय समिति के हिस्सा थे, और इन्होंने उस टाइम पे अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी? 1951 में प्रेजेंट की, और लगभग अमूमन 225 रुपए इन्होंने बताने का काम किया था। इतनी चीजें क्लियर है। तो अब हमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इतनी चीजें मेरे दोस्त मैंने आपके साथ आज डिस्कशन किया है कि किस तरीके से इतनी चीजें होती हैं और किस प्रकार से हम करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आप समझ पाए। तो मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम हुआ है, बट मेरी जो भी कोशिश रही है, मैं अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग आपको आपके साथ डिस्कशन करने का काम किया हूँ। तो पूरा हमारा नेशनल इनकम यहाँ पे कवर होता है। अब अगर हम नेशनल इनकम पढ़ लिए हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम के अगर हमें पीवाईक्यू मिल जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। क्लियर है? तो हम पीवाईक्यू पे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेशनल इनकम, मेरे पास यही एक पीडीएफ पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत सारा काम मैं कर नहीं पाया अकेले। यहाँ पे हम पीवाईक्यू के माध्यम से देखने की कोशिश कर लेंगे कि किस प्रकार से काम आगे हुआ है या देखे। इस तरीके से हम यहाँ पे करने का काम कर। ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकंड, कोई बात नहीं, हम पेन से ही कर लेंगे, वरना कोई मामला गड़बड़ हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। क्लियर? जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो अभी हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा है प्रति व्यक्ति आय 220 रुपए बताने का काम किया था। वर्तमान में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है ऊपर। अगला प्रश्न है 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए, ये किसने बताया था? तो वही दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ऊपर ही है। किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो मेरे दोस्त ये भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार वी के राव साहब ने पहली बार, ये यहाँ पे वी के आर वी राव ने पहली बार राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार पे आकलन किया था।
मैंने कहा कि सबसे पहले 1868 में प्रयास किया गया, उसके बाद में, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे 49 के आसपास रिकॉल कर पा रहा था, लेकिन ये उससे पहले का, ये 25 से 29 के आसपास बताने की कोशिश की थी, क्षमा चाहूंगा मैं। 76 76 के आसपास हो सकता है कि शायद मैं अपडेटेड ना रहा हूँ। और वहीं पे इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय बताने की कोशिश की थी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये जीडीपी से संबंधित है, ये आपको पता है। हिंदू ग्रोथ ग्रोथ रेट डिट्टो वही है। यहाँ पे कह रहा है कि एनएसएसओ का गठन कब किया गया? तो एनएसएसओ का गठन 1950 में किया गया था। और वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि सीएसओ का किया गया है, तो सीएसओ का गठन उसी के 51 पे किया गया। इसके साथ ही में एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों का किसमें विलय किया गया? इन दोनों का विलय एनएसओ में कर दिया गया है। तो अब सिर्फ एनएसओ है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करता है? तो हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पे कहीं एनएसओ है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करता। अब कौन करता है? एनएसओ करता है। क्लियर? कि बहुत ढेर सारी बात पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में कौन सा विधि शामिल नहीं है? तो उत्पादन विधि शामिल है, आय विधि शामिल है, व्यय विधि शामिल है, ह्रासमान या ये वैल्यू शामिल नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जीडीपी के आकलन करने की आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पादन विधि, ये सारी विधियां हैं, लेकिन ह्रासमानी विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक सबसे बड़ा क्या समस्या आता है? तो असंगठित क्षेत्र, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरीके से काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि जिनका एक फिक्स पैरामीटर या फिक्स इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो डेली पैटर्न पे अर्न करते हैं, डेली पैटर्न पे यूज करते हैं, तो उन्हें हम जनरली असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2015 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना गया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारा आधार वर्ष 2011-12 है, और पहले क्या था? 2005, 4 और 5 था। ये यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे हमारा बेस ईयर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीडीपी की नई श्रृंखला 2005 में बेस ईयर क्या है? तो नई श्रृंखला आपका 2011-12 है। राष्ट्रीय आय में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो मेरे दोस्त, आधार वर्ष की बात कर रहा है बेस ईयर। तो हमने आपसे क्या कहा था? याद करिए वो दिन। बेस ईयर में कहा था कि बेस ईयर में हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस को करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेस ईयर। तो बेस ईयर में क्या जीडीपी का हम कैलकुलेशन नॉमिनल पे करते हैं? तो नहीं, हम नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर में नहीं करते। यहाँ भी करते हैं? नहीं, हम नॉमिनल जीडीपी पे नहीं करते हैं। हमने क्या कहा था कि बेस ईयर पे हम रियल जीडीपी का आकलन करते हैं, ना कि नॉमिनल का करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का हम करंट ईयर पे करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब हमें कहीं आगे मिलेगा। ये कह रहा है रियल जीडीपी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी रियल जीडीपी है, बट दिस द ईयर whose price are being used to calculate the real GDP, एग्जैक्टली हम उसको रियल जीडीपी पे आकलन करने का काम करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगले की मैं बात करूं, आपसे कह रहा है एनएनपी मार्केट प्राइस क्या होगा? तो किसके बारे में पूछ रहा है? क्या ये ग्रॉस पूछ रहा है? तो कोई बात नहीं, एनएनपी मार्केट प्राइस। तो हमें पता है कि एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ह्रास मूल्य। तो अगर ये मार्केट प्राइस पे है, तो ये भी मार्केट प्राइस पर होगा। आप देखते हैं कि जीएनपी कहाँ पर? तो जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नहीं, वो है ही नहीं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसफर पेमेंट, नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा क्या होगा? एनएनपी मार्केट प्राइस होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी देश में एक देश की राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्या नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के बराबर? नहीं, ये तो हमारी जीडीपी, नागरिकों के द्वारा, ये हमारी जीएनपी कहलाएगा। हमसे जीएनपी नहीं पूछा। अब याद रखिएगा कि ये हमसे जीएनपी नहीं पूछा है, ठीक। यहाँ पे नागरिक है, इसलिए मैंने जीएनपी बोला है। अगर घरेलू होता तो मैं जीडीपी बोलता। कुल उपभोग एवं निवेश के योग के बराबर होता तो नहीं, शायद बिल्कुल नहीं होगा, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। बट ये ऑलरेडी ऑप्शन ए मान रहे हैं, तो इन्होंने ए कैसे माना है? ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन कैसे करते हैं? तो नेशनल इनकम का आकलन होगा जीएनपी पे, जीएनपी मार्केट प्राइस, और जीएनपी मार्केट प्राइस से हम निकालेंगे एनएनपी मार्केट प्राइस, और एनएनपी मार्केट प्राइस से हम क्या निकालेंगे? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। मेरी समझ से तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। इन्होंने इसका ऑप्शन तो ए माना है, सभी व्यक्तियों की आय के योग के बराबर होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये तो हमारी जीडीपी कहलाएगी। मतलब अगर नियर अबाउट में हम सही पर जाएं, तो फिर ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा,
तो उस अकॉर्डिंग तो फिर हमारा डी ऑप्शन भी सही होना चाहिए था। बट इन्होंने क्या कहा है मेरे दोस्त, किसी एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतम मूल्य के बराबर होगा। ऐसा इन्होंने क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को मान रखा है, जबकि एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेवल अप्रत्यक्ष कर, वही मैंने आपसे क्या कहा था कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये एग्जैक्टली एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही है, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट सही मायने में ये आपका नेशनल इनकम है। ठीक, ये आपका नेशनल इनकम है, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। तो मेरे दोस्त आपका इनके अकॉर्डिंग तो राइट ऑप्शन ए होगा। अच्छा, मैंने ए मारा भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं, ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस, नहीं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस नहीं होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस नहीं होगा, ये नहीं होगा। जीएनपी मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नहीं होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ ये होगा, ये होगा आपका। ठीक है, बाकी तो हमसे कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर? उत्पादन के आधार पर अगर हम देखेंगे राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो देखिए एग्जैक्टली मेरा मकसद आपको पीवाईक्यू करवाना नहीं है। बस मेरा मकसद ये है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है क्या वो एप्लीकेबल है? तो हाँ, वो एप्लीकेबल है। इस प्रकार से अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए होगा तो मैं ये पीवाईक्यू भी आपको दे दूंगा। बस आप हाँ या ना में डिमांड करिएगा कि पीवाईक्यू चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो मेरे दोस्त नेशनल इनकम हमारा खत्म। अब हम जा रहे हैं किस पे? पेमेंट ऑन बैलेंस, भुगतान संतुलन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं भुगतान संतुलन की, तो सही मायने में भुगतान संतुलन है क्या, ये बहुत ही जानना जरूरी है, चूंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है भुगतान संतुलन। चूंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे करंट की चीजें देखनी है, बहुत सारे स्टैटिक्स की चीजें देखनी है, और यहाँ पे कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तब जाके हमारा वो भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे बीओपी की बात करूं, बैलेंस ऑन पेमेंट की बात करूं, तो दरअसल बैलेंस ऑन पेमेंट क्या होता है कि भारत सरकार इवन कोई भी देश अगर वो खुली अर्थव्यवस्था का है, तो जाहिर सी बात है वो विश्व के अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात करता है। और अगर कोई देश किसी विश्व के अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात करता है, तो कोई चीज खरीदता है, कोई चीज बेचता है, इन दोनों के लेन देन का कैलकुलेशन सही मायने में वो हम बीओपी में देखते हैं, बैलेंस ऑन पेमेंट में देखते हैं कि हमारा पेमेंट बैलेंस है कि नहीं है। तो बीओपी में जब हम बैलेंस ऑन पेमेंट भुगतान संतुलन की बात करते हैं, तो इसे साधारण शब्दों में व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, या तो आपका व्यापार अधिक होगा, या व्यापार घाटा होगा, या व्यापार संतुलन होगा, लेकिन अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट में हमेशा आपका जो व्यापार है वो बैलेंस होता है। करंट अकाउंट आपका और आपका कैपिटल अकाउंट दोनों अमूमन बराबर रखा जाता है। जैसे आपने लेजर देखा होगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये दोनों हमेशा इक्वल रहता है। जैसे बजट में भी आपने देखा, भारत सरकार ने जितना पैसा खर्च किया है, जितना पैसा प्राप्त किया है, वो दोनों बराबर होगा। लेकिन हमारा घाटा भी होता है, तो भारत सरकार उन घाटों की क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति करना उचित नहीं होगा, उन घाटे की भरपाई भारत सरकार अनेक अन्य प्रकार जो फैक्टर्स हैं उनसे करने का काम करता है। लेकिन फिर भी भारत का कितना पैसा आया कितना पैसा गया खर्च हुआ, इन सब का लेखा जोखा भारत सरकार रखती है, वो बैलेंस होता है। तो भुगतान संतुलन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव पे हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है, न ज्यादा होता है न कम होता है। अब व्यापार आधिक्य कब कहलाएगा? तो व्यापार आधिक्य तब कहलाता है जब किसी भी देश का निर्यात ज्यादा और आयात कम हो। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचें और कम से कम वस्तुओं को खरीदें, तो व्यापार आधिक्य होगा। हम ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हैं तो व्यापार आधिक्य होगा। व्यापार घाटा कब होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदें और कम से कम वस्तुओं को बेचें, तो जाहिर सी बात है हमारा पैसा ज्यादा जाएगा और हमारे पास पैसा कम आएगा, तो हमारा व्यापार घाटे का होगा। व्यापार संतुलन का, हम जितना खरीदे उतना बेचे तो हमारा व्यापार संतुलन कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी विकासशील देश है, तो अमूमन ये देखा गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, घाटे का होता, क्योंकि डिमांडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो भारत के पर्सपेक्टिव में भी है। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा कि विकासशील देश के ही साथ ऐसा होगा, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो निर्यातक की नहीं है, वो आयातक की है।
हमें जितनी उत्पादन की आवश्यकता होती है या हमारे देश में जितनी आवश्यकताएं हैं वस्तु एवं सेवाओं की, उनका उत्पादन हम करने में अभी सक्षम नहीं है। यही रीजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा विदेशों पर निर्भर हैं, वहां से हम वस्तु एवं सेवाओं का आयात करते हैं और कम से कम वस्तु एवं सेवाओं का हम निर्यात कर पाते हैं। इसलिए भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ा रहता है या भारत का जो भुगतान संतुलन है वो घाटे का रहता है। इसीलिए अमूमन भारत का चालू खाता घाटे के तौर पे देखा जाता है। भुगतान संतुलन में दो प्रकार के खातों का प्रयोग किया जाता है, एक चालू खाता होता है और एक आपका पूंजीगत खाता होता है, यानी करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो वस्तु व्यापार हम करते हैं जनरली वो हम अपने करंट अकाउंट चालू खाते के अंतर्गत देखने का काम करते हैं। और जब भी बात की जाती है वस्तु व्यापार की या भुगतान संतुलन की या व्यापार संतुलन की, तो हमेशा वो वस्तु व्यापार के ही अंतर्गत देखा जाता है। तो वस्तु व्यापार जनरली हम करंट अकाउंट या चालू खाता के अंतर्गत देखते हैं। तो भुगतान संतुलन में दो खाते हमारे पास है, एक है हमारा करंट अकाउंट, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर? भुगतान संतुलन क्या है वो हमने देख लिया। अब हम एक एक को यहाँ समझने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बीओपी पे। बीओपी को हम क्या बोलेंगे? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत का कितना निर्यात और आयात हुआ है। पहली बात कि भारत का आयात और निर्यात कितना रहा है, कितना रहा है। ठीक है, मैं पेन चेंज करूँ, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। भारत का आयात और निर्यात कितना रहा है, ये चीज हम देखते हैं। और जब हम इन चीजों को देखने का काम करते हैं, इसके अंतर्गत हमें दो खाता देखने को मिलता है। एक मिलता है करंट अकाउंट और एक हमको मिलता है कैपिटल अकाउंट। हम अपने भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन को दो खातों में रखने का काम करते हैं। ये है हमारा पहला खाता और ये है हमारा दूसरा खाता। हम यहीं पे दोनों खातों को समझ के चलेंगे, उसके बाद में फिर हम करंट अकाउंट समझेंगे, देन आफ्टर हम कैपिटल अकाउंट समझेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट की, सॉरी करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में दो प्रकार की हमें देखने को मिलता है। एक हमें मिलता है दृश्य वस्तुएं और एक हम देखते हैं अदृश्य वस्तु। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, बस मैं अपने सुविधा के लिए आपको समझा रहा हूँ। दृश्य में क्या आएगा? तो दृश्य में आएगा वस्तु। भाई वस्तुओं को हम देख के व्यापार कर रहे हैं तो इसमें वस्तुएं आएंगी। और अदृश्य में क्या आएगा? अदृश्य में आएगा सेवा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सेवा। और सेवाओं के साथ ही में ऐसी चीजें आएंगी जो एक्स्ट्रा फैक्टर इनकम होगा, जैसे कि धन प्रेषण, जिसे आप रिमिटेंस कहते हैं। अभी हम धन प्रेषण भी देखेंगे। क्या देखेंगे? धन प्रेषण। यानी एक देश के नागरिक जब किसी दूसरे देश में आय सर्जन करते हैं तो अपने देश में जब भेजते हैं तो उसे धन प्रेषण या रिमिटेंस कहा जाता है। इसी के साथ में अगर कोई भारत ने निवेश किया है, इवन अगर किसी देश का निवेश हुआ है, तो उस निवेश पे कुछ हमें लाभ मिलेगा, लाभ ही के साथ में हमें कुछ ब्याज मिलेगा और ब्याज ही के साथ में हमें कुछ लाभांश मिलेगा। तो ये सब के सब किसमें शामिल होता है? अदृश्य खाते में शामिल होता है। और चूंकि यहाँ वस्तु व्यापार हमेशा दृश्य में होता है, इसीलिए वस्तु व्यापार को ही जनरली हम अपने करंट अकाउंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। इतना क्लियर हो गया है? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपना कैपिटल अकाउंट की, कि कैपिटल अकाउंट क्या है। तो मेरे दोस्त कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत सामान्यतः इसे पूंजी खाता बोलते हैं। और ये पूंजी खाता जर्नली जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, यानी स्टॉक के परिमाण, स्टॉक के परिमाण में जो परिवर्तन होता है, स्टॉक के परिमाण में जो परिवर्तन होता है, इस ये परिवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इस परिवर्तन को दर्शाता है। यही रीजन है कि इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम अपना देखते हैं विदेशी निवेश। जो हमारा विदेशी निवेश आता है वो किस में आता है? वो हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, सॉरी कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में नहीं आता। साथ ही में क्या है?
हमारा आता है विदेशी ऋण। अभी हम एक एक टर्म्स को भी समझेंगे कि भारत का विदेशी निवेश कितना है, विदेशी ऋण कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये सब देखेंगे। और साथ ही में एक क्या आता है, एक आता है विदेशी एसेट। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें अपने कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, विदेशी निवेश की, तो विदेशी निवेश भी हमें अमूमन दो टाइप्स में देखने को मिलती है। पहला टाइप्स हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो आता है, एक आता है एफडीआई के रूप में, एफडीआई के रूप में, और एक आता है एफआईआई के रूप में, सॉरी एफपीआई के रूप में, माफ करिएगा, एफपीआई के रूप में। ठीक है? तो ये चीजें हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, विदेशी ऋण कितना है, विदेशी एसेट्स कितने हैं। तो ये वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना करंट अकाउंट देखने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता के चलूं, भारत में जो चालू खाता है वो तो चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय मतलब फुली कन्वर्टेबल है। लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट है, पूंजीगत खाता है, वो पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, वो आंशिक परिवर्तनीय है। 1993-94 में जब हम अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म कर चुके थे, तो 1993 और 94 में तारापुर समिति के सुझाव पर, हाँ, तारापुर समिति के सुझाव पर ही हमने अपना चालू खाता तो पूर्ण परिवर्तनीय कर लिया, लेकिन हम अपना पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं कर पाए, सिर्फ आंशिक परिवर्तनीय हो पाया। उसके बाद में फिर हमने कोशिश किया कि 2008 में एक बार की जो हमारा पूंजी खाता है उसे हम पूर्ण परिवर्तनीय फुली कन्वर्टेबल कर पाए, लेकिन सब प्राइम क्राइसिस की वजह से, जो अमेरिका वाला था उसकी वजह से, फिर हम अपना पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं कर पाए। फिर कोशिश किया गया 2018-19 के आसपास में, एस तारापुर सेकंड का फिर से गठन किया गया कि भैया इस बार चलो हम अपना पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय कर लेते हैं, चूंकि अभी आंशिक परिवर्तनीय है, समस्याएं हो रही हैं हमें व्यापार करने में, निवेश में, व्यापार में समस्याएं हैं। अब हम ये काम करते हैं कि जो हमारा पूंजी खाता है उसको भी हम पूर्ण परिवर्तनीय बना लेते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के चक्कर में कोविड आ गया, और कोविड की वजह से फिर से हमारा कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल नहीं हो पाया। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारा सिर्फ करंट अकाउंट ही फुली कन्वर्टेबल है, 1993-94 में इस तारापुर समिति के सुझाव पर हुआ था। इतना क्लियर हो गया। हालांकि जब हमने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किया है, 1991 में उस समय हमारी सरकार पीवी नरसिम्हा राव साहब की थी, हमारे वित्त मंत्री प्रणव, सॉरी क्षमा चाहूंगा, मनमोहन सिंह साहब थे। तब जब हमने एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किया था, तो एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट करने के बाद में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, और जहां तक हम अभी क्लोज्ड इकोनॉमी थे वहां पे हम ओपन इकोनॉमी आए हैं, और लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के माध्यम से हमने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का काम किया था। वहीं पे हमने अपना रेड टेपिज्म को भी समाप्त करने का काम किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस पे हम काम करने लगे, एमआरटीपी एक्ट को हमने समाप्त किया, फेरा के स्थान पे हम फेमा को लेकर के आए। तो बहुत सारी चेंजिंग किए गए जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक ठीक ठाक पटरी पर ला पाए हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे सिनेरियो क्या है कि हमारा करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, बट हमारा कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़, अब जब हम बात करते हैं भारत की चालू खाता की, तो चालू खाता के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हमने आपको बता दिया है। अब एक चीज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि भारत का भुगतान संतुलन नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इसलिए भारत का चालू खाता घाटा कहलाता है। और चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों मिलकर के जुड़वा घाटा कहलाते हैं। कहने का सेंस ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिजिकल डेफिसिट है, ये दोनों ट्विंस डेफिसिट कहलाते हैं। मैंने हिंदी में बता दिया और अंग्रेजी में बता दिया, मुझे बस दो ही भाषाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भारत आयात किन किन चीजों का करता है और निर्यात किन किन चीजों का करता है। तो वहीं पे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उन चीजों को भी हम यहाँ पे एक एक करके देखने का काम करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा आपसे भी हम करंट अकाउंट की बात करें, कैपिटल को हमने छोड़ रखा है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने देखा था धन प्रेषण यानी रिमिटेंस। अगर मैं आपसे धन प्रेषण की बात करूं कि भारत में कितना धन प्रेषण या कितना रिमिटेंस प्राप्त होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड 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 माइग्रेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कितना रिमिटेंस प्राप्त किया है? इंडिया ने 111
बिलियन डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त किया है, जो कि विश्व में पहले नंबर पर स्टैंड करता है। वहीं पे अगर मैं अन्य रिमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की बात करूं तो नंबर 2 पर क्या आता है? नंबर 2 पर मेरे दोस्त मैक्सिको आते हैं। ये करंट का डेटा है जो कि मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। मैक्सिको 61 बिलियन डॉलर रिमिटेंस प्राप्त किया है। उसके बाद में आता है चाइना। चाइना ने कितना रिमिटेंस प्राप्त किया है? तो 51 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त किया है। वहीं पे फोर्थ नंबर पर क्या आता है? फिलीपींस आता है। फिलीपींस ने कितना रिमिटेंस प्राप्त किया है? 38 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त किया है। देन आपका आता है फ्रांस, और फ्रांस ने कितना रिमिटेंस प्राप्त किया है? तो ये 30 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। भारत में कितने लोग बाहर रहते हैं? तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ने बताया है कि 2022 तक का इन्होंने डेटा दिया है कि 1.8 सीआर 1.8 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। सबसे ज्यादा ये लोग कहाँ पर रहते हैं? तो सबसे ज्यादा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 भारत के लोग जो सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो यूएई में है, संयुक्त राज्य अमीरात में सबसे ज्यादा है। आफ्टर दैट अमेरिका में है, और उसके बाद सऊदी में है। ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा लोग विदेशों में कहाँ है? इन 3 जगहों पे भारत सबसे ज्यादा है। और इन किन किन देशों को धन प्रेषण या रेमिटेंस की प्राप्ति हुई है, ये हम यहाँ से देखने का काम करते हैं। इसी के साथ में अब मैं बात करूं किसका निवेश करने की, या फिर हम अपना एक तरीके से बात करूं कि भारत का प्रेजेंट टाइम पे कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार इस बात का इंडिकेटर होता है कि किसी देश का आयात और निर्यात कितना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार की, अब एक चीज देखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार जब भी बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कमेंट करिएगा। एक डेटा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी कितना है? तो 663.8 बिलियन डॉलर है। ये चेंज होता रहता है बट रिसेंटली अपडेटेड हूं मैं थोड़ा सा। तो भारत के समय विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 663.8 बिलियन डॉलर है। अब एक बात बताइएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 663 बिलियन डॉलर है, ये आपने न्यूज में पढ़ा, तो इससे आप कितना इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? ये आपके लिए डेटा है, डेटा को आपको प्रोसेस करना है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्या हमने वस्तुओं में व्यापार ज्यादा किया, कि हमने सेवाओं का व्यापार ज्यादा किया? हमने वस्तुओं का निर्यात ज्यादा किया या हमने सेवाओं का निर्यात ज्यादा किया? किसका निर्यात हुआ है? क्या निर्यात ज्यादा होने की वजह से हुआ है या आयात के कम होने की वजह से हुआ है? ये हमें जानना है। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है? गोल्ड शामिल है कि नहीं? सरकारी प्रतिभूति शामिल है या नहीं? विदेशी प्रतिभूति शामिल है या नहीं? आईएमएफ के पास भारत का रखा पैसा जो रिजर्व ट्रेंच कहलाता है वो शामिल है या नहीं? एसडीआर शामिल होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है या नहीं। एक चीज और, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 663 बिलियन डॉलर है या 650 बिलियन डॉलर है, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भारत का इंपोर्ट कवर कितना होगा? या कितना ज्यादा भारत अगर आज अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दे तो भारत सरकार कितने महीनों तक आयात करने में सक्षम है? ये हमें कैसे पता चलेगा? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से पता चलता है। तो प्रेजेंट टाइम पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 663 बिलियन डॉलर है। अब इसमें क्या क्या शामिल है वो देखने का हम काम करते हैं। भारत के अगर मैं विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआर को भी शामिल किया जाता है। और एसडीआर ही साथ में अन्य चीजों को भी शामिल किया जाता है, जिसे रिजर्व ट्रेंच के नाम से भी आप कभी कभी जानते हैं। और रिजर्व ट्रेंच दरअसल है क्या? तो रिजर्व ट्रेंच आरबीआई मतलब किसी भी देश की सरकार के साथ जो रखा हुआ पैसा है, वो कहलाता है। क्लियर? तो ये चीजें हमें देखने का काम करनी है। एक चीज शायद एक डेटा गलत हुआ है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 63 नहीं, ये हमारा विदेशी ऋण है। ये हमारा विदेशी ऋण है। मैं इसको ये इरेज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सही दिया है बट ये डेटा, ये है हमारा विदेशी ऋण। कितना है विदेशी ऋण? ऐसा मैंने क्यों बोला आपसे? क्योंकि ये फैक्ट, कहते हैं ना कि फैक्ट की वजह से आप गलत कर सकते हैं बट कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा।
मैं आपसे ये कहना चाहता था कि भारत का जो अभी इम्पोर्ट कवर है वो कितने महीने का है? वो 11 माह का है। ठीक, पहली बात तो ये, भारत का इम्पोर्ट कवर 11 माह का है। दूसरी बात, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वह अपने कुल ऋण का कितना, वह अपने कुल ऋण का 98% चुका सकता है। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। अब मैंने कैलकुलेट किया कि अगर ये ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। ठीक है, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसके कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको भी बता रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि 1 टेराबाइट लेकर मैं घूम रहा हूँ, 10 टेराबाइट लेके घूम रहा हूँ, एक हार्ड डिस्क लगाया और कोई चीज तो पट बताना, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। मैं हम भी इंसान है, डेटा आगे पीछे हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। ये चीज मैं आपको भी समझा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा विदेशी ऋण ज्यादा है और हम अपने विदेशी ऋण का 98% के बराबर का ही हम सिर्फ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इससे कम होगा। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ये कितना है? तो मेरे दोस्त, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार प्रेजेंट टाइम पे 653.7 बिलियन डॉलर है। तो इस बात हमें पता चला कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सा कम और हमारा बाह्य ऋण ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता के चलता हूँ, जो हमने आपके साथ बाह्य ऋण को यहीं पर डिस्कशन कर ही लिया है, तो भारत का जो बाह्य ऋण है ये कितना है? 663 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये हमारी जीडीपी का 18.7% है। और ये जो 18.7% है, इसमें हमारा कुछ ऋण शॉर्ट टर्म का है और कुछ ऋण हमारा लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का हमारा ऋण कितना है? वो भी 18.5% ही शॉर्ट टर्म का है, बाकी सारा ऋण हमारा लॉन्ग टर्म का है। अब अगर मैं विदेशी मुद्रा भंडार की बात करता हूँ, विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होगा? तो मेरे दोस्त, विदेशी मुद्रा भंडार में जो चीजें शामिल होंगी, वो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर है विदेशी परिसंपत्ति। क्या है? विदेशी परि परिसम माफ करिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। परिसंपत्ति लिखने में टाइम लगेगा तो मैं एसेट्स लिख दे रहा हूँ। नंबर एक, विदेशी एसेट्स होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा गोल्ड होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा एसडीआर होगा। चौथा क्या होगा? रिजर्व। चौथा क्या होगा? रिजर्व ट्रेंच होगा। और यही रिजर्व ट्रेंच का हो क्या है? आईएमएफ के पास भारत का रखा पैसा रिजर्व ट्रेंच कहलाता है। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये हमारा कितना इंपोर्ट कवर की अगर मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग कि कितना है हमारा, तो इंपोर्ट इंपोर्ट कवर ये हमारा 11 माह का है। और हमारा कुल टोटल और हमारा टोटल डेट का चुकाने का 98% के इक्विवेलेंट है। अगर हम थोड़ा सा आपको एसडीआर की बात करें, तो अमूमन जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एसडीआर 1969 में आईएमएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और एसडीआर में चूंकि ये एक तरीके की करेंसी है, करेंसी कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, ये स्पेशल ड्राइंग राइट है जो आईएमएफ के सदस्य देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? इतना हमने जाना, समझा और देखा है। अब थोड़ा सा मैं अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो ये हो गया। और हम विदेशी ऋण की बात करें तो विदेशी ऋणों में सबसे ज्यादा किसका ऋण है? तो मेरे दोस्त, विदेशी ऋण में सबसे ज्यादा ऋण किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका के बाद में यूके का है। यूके के बाद फ्रांस का है। फ्रांस के बाद जर्मनी का है। ऐसे अन्य देशों का विदेशी ऋण बहुत ज्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि हमने अभी तक क्या देखा था? ये देखा था कि किस प्रकार से हमारा वस्तुओं का व्यापार चल रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें ये जानना है कि भारत ने अभी तक जो अपना वस्तु व्यापार किया है, वो किस तरीके से Q1 Q2 Q3 या Q4 में करने की कोशिश की है। अगर हम भारत के व्यापार की बात करें कि भारत कितना विश्व को निर्यात करता है, कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। तो भारत का विश्व में भारत भारत विश्व में जो निर्यात करता है वो कितना करता है पूरे वर्ल्ड का?
1.8% ही सिर्फ हम ट्रेड कर पाते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट है, और हम पूरे विश्व में 18th रैंक पर स्टैंड करते हैं ट्रेड करने में सबसे ज्यादा। क्लियर है? वहीं पे भारत सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात करता है? प्रेजेंट टाइम पे हम इंजीनियरिंग 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 वस्तुओं का सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें Q1 में, यानी क्वार्टर वन में, जो अभी क्वार्टर वन 2024 का चल रहा है, तो क्वार्टर 2024 में भारत के निर्यात में 6.75 की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ में अगर मैं Q1 की बात करूं कि Q1 में अभी इंडिया ने कितना किया है, मैं पेन से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं वरना डिस्टर्बेंस होगा। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 में 2023 में कितना हुआ था और 2024 में कितना हुआ था, ये मैं अभी निर्यात की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा मैं निर्यात की बात कर रहा हूँ आपसे। तो 2023 में जो हमने अपना निर्यात किया था वो 103 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया था, और वहीं पे क्वार्टर वन में 2024 में हमने कितना किया है? 109 अरब डॉलर का हमने ट्रेड किया है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार के साथ ही में जो हमारा व्यापार हो रहा है, वो वस्तु व्यापार कैसा है? वो घाटे का रहा है। वहीं पे अगर मैं आयात की बात करूं कि हमारा आयात कैसा हुआ है, यहाँ पे आयात, और ये आयात भी हमारा Q1 की ही मैं बात करूंगा। आयात में जो हमारा Q1 2023 में रहा है वो 160 अरब डॉलर का रहा है, 160 अरब डॉलर का रहा है। वहीं 2024 में 172 अरब डॉलर का रहा है। तो आप एक चीज देखिएगा कि हम यहाँ पे हमारा भले ही निर्यात ज्यादा है लेकिन हमारा आयात उससे भी बढ़ तो रहा है, बट ओवरऑल हमारा यहाँ पे आयात ज्यादा और हमारा निर्यात कम है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो भारत का जो कुल व्यापार घाटा है, यानी कुल वस्तु व्यापार है, वो कैसा है? वस्तु व्यापार कैसा है? वो भारत का वस्तु व्यापार घाटे का है। और अमूमन हमें कितना घाटा हो रहा है? हमें 62.67 अरब डॉलर का भारत को घाटा इस बार देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम सेवा की बात करें कि भारत में सेवा का क्या सिनेरियो रहा है, तो भारत ने सेवा में निर्यात कितना किया है? भारत ने निर्यात किया है सेवा में 200 अरब डॉलर का, और वहीं पे 222 अरब डॉलर का आयात किया है। अरब डॉलर का आयात किया है, तो हमें सेवा में भी कितना? -22 अरब -22 अरब डॉलर का लॉस देखने को मिला है। इतनी चीजें आप फैक्ट फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। वहीं पे अगर मैं कुल व्यापार घाटे की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का कुल व्यापार घाटा कितना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का जो कुल व्यापार घाटा है, क्यों मतलब 2023 में कितना रहा है? 2023 से 2024 में जो भारत का व्यापार घाटा रहा है, हमने निर्यात कितना किया है? तो मेरे दोस्त हमारा निर्यात रहा है 437 अरब डॉलर, और वहीं पे अगर मैं आयात की बात करूं तो हमारा आयात कितना रहा है? 677 अरब डॉलर रहा है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि हमारा टोटल कितना अरब डॉलर का लॉस है, तो माइनस माइनस 240 अरब डॉलर का भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चीजें हैं वो फैक्चुअल हैं जो आपको देखनी, समझनी और जाननी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमें यहाँ पे ये सब जानने की जरूरत है। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे दोस्त ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है, ये हमारे इकोनॉमी का पॉइंट है, ये हमारे करंट का पॉइंट है, और अमूमन ये आपसे पूछा जाता है। जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टाइम पे आप गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। ये डेटा पर्टिकुलर जुलाई से अगस्त तक का है, जो कि मैंने अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से भी कलेक्ट किया है, और कुछ इकोनॉमिक सर्वे का मैंने डेटा लिया है, IMF का डेटा मैंने लिया है, वर्ल्ड बैंक से भी डेटा कलेक्ट किया है,
और जो करंट में गवर्नमेंट वेबसाइट से अलग अलग डिपार्टमेंटली डेटा रिलीज होता है उन्हें मैं कैलकुलेट करने का काम किया हूँ। ये अमूमन सारा डेटा लगभग जुलाई से अगस्त के बीच का अवेलेबल था, जिसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर इतनी चीजें भी आप जानते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। एक चीज और, जो मैंने आपसे कहा ना कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा पूरा 62 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है, हो सकता है आप देखें तो 65 बिलियन डॉलर आ जाए, सॉरी अरब डॉलर के आसपास आ जाए, या हो सकता है कि आप कुछ और देखें तो कुछ और आ जाए, बट ये राउंड फिगर में इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हम इतना कवर कर चुके हैं। अब इसके साथ में जो हमारा मेन मुद्दा अब आता है, अब वो आता है करंट अकाउंट के साथ में। अब हम आ रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारा ये वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमारे लिए इतना बहुत था, हमने धन प्रेषण भी देख लिया, वस्तु व्यापार भी देख लिया, अपना विदेशी मुद्रा भंडार देख लिया, अपना विदेशी ऋण देख लिया, विश्व व्यापार में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये सब हमने यहाँ पर देखने का काम कर लिया है। अब अगर हमने इतना काम कर लिया मेरे दोस्त, तो अब हम आ रहे हैं किस जगह पे, अब हम आ रहे हैं अपने पूंजी खाता में। और अगर हम पूंजी खाता की बात करें तो पूंजी खाता में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई और क्यूएफआई। ये सारे टर्म्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों काम करते हैं, ये सब भी हमें देखना, जानना, समझना है, जिससे कि अगर एग्जाम में कुछ भी प्रश्न आता है तो हम उन्हें इजीली टैकल कर सकें, और टैकल करने के ही साथ ही में हम अपने प्रश्न को सही करके अपना 2-4 नंबर बढ़ा सके। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में हमने करंट अकाउंट देख लिया, कैपिटल अकाउंट हमें देखना है, हम परिवर्तनीय भी देख लिए, विदेशी मुद्रा भंडार देख चुके हैं, ट्रेड बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये है कि करंट वाले सिनेरियो में मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है वो हमने देख लिया, इंपोर्ट कवर क्या है वो हमने देख लिया, एक्सटर्नल डेट कितना है वो हमने देख लिया, भारत का आयात निर्यात कैसे हो रहा है वो हमने देख लिया। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए। अब हम मूव कर रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट पे देखेंगे कि किस प्रकार से एफडीआई, एफपीआई वगैरह काम करता है, हम किसे एफडीआई कहते हैं, किसे एफपीआई कहते हैं, साथ ही में किसने बताया कि क्या एफडीआई होगा, किसने बताया क्या एफपीआई होगा। तो ये सब हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अब हम लोग दूसरा सेक्शन, जो हम जनरली एफडीआई, एफपीआई ये सब देखने, जानने, समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो एफडीआई, एक सेकंड में पानी पी लूं। कैपिटल अकाउंट यहीं पे ले देते हैं। पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी पूंजी खाता में अंतर में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमने देखा था, पहला हम यहीं से देखते हैं, विदेशी निवेश। हमने क्या कहा था, रिवीजन क्लास है, विदेशी निवेश। ये दो टाइप में हमें देखने को मिलता है, पहला हमें देखने को मिलता है एफडीआई, और दूसरा हमें देखने को मिलता है एफपीआई। एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है? दरअसल एफडीआई कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से हम जानते हैं। एफडीआई डायरेक्टली ही रिलेटेड है मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके, और एफपीआई के अंतर्गत हम देखते हैं एफआईआई, और एक हम देखते हैं क्यूआईआई, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये हम दो अलग कैटेगरियों में बांट करके देखते हैं। एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है, ये हम समझने का काम करेंगे। देखिए, एफडीआई दरअसल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, और विदेशी निवेश किसी एक देश के नागरिकों के द्वारा किसी दूसरे देश में वहां के बिजनेस में, वहां के व्यापार में, वहां के उद्योग धंधों में जब पैसा निवेश किया जाता है लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से, तो यह स्थिति एफडीआई की कहलाती है। अब एफडीआई और एफपीआई ये दोनों की डिफिनेशन अमूमन एक ही है। एफडीआई में भी पैसा निवेश होता है और एफपीआई में भी पैसा निवेश होता है, लेकिन एफडीआई में पैसा निवेश होने पे अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी देश के व्यक्ति के द्वारा
किसी अन्य संस्था में 10% से ज्यादा का निवेश है तो वो एफडीआई कहलाएगा, और अगर 10% से कम का निवेश है तो वो एफपीआई कहलाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा अरविंद मायाराम कमेटी कहती है कि अगर किसी भी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश की संस्था में निवेश किया जाता है, 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो एफडीआई कहलाएगा। और अगर 10% से कम की हिस्सेदारी लेकर निवेश किया जाता है तो वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा। ऐसा अरविंद मायाराम समिति ने बताया है। एफडीआई किसी भी देश में जब निवेश किया जाता है तो दरअसल वहां के अवसंरचना निर्माण के लिए भी फायदा होता है, नई नई तकनीकियों का विकास होता है, नई नई तकनीकियां विदेश से आती हैं, तो उस देश में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आएगी, निवेश करेगी, तो डिमांड यहीं से करेगी, यहाँ पे रोजगार के अवसर का सृजन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आसपास में हॉस्पिटल का निर्माण होगा, मार्केट का निर्माण होगा, स्कूल का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फिक्स सर्टेन में इनकम आना प्रारंभ हो जाएगा। तो एफडीआई किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है। और अमूमन जब एफडीआई आता है तो एफडीआई के माध्यम से उस कंपनी में जो अटॉर्नी पावर होता है, जो एक तरीके से डिसीजन मेकिंग वाला काम होता है, वो भी वो व्यक्ति निवेश के माध्यम से डिसीजन मेकिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दरअसल एफडीआई लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। वहीं पे एफपीआई शॉर्ट टर्म के माइंडसेट के साथ में किया जाता है। एफपीआई में मेन उद्देश्य लाभ अर्जन करना है, किसी भी प्रकार के वहां के मैकेनिज्म या वहां की जो कार्य प्रणाली है या जहाँ की जो संस्था है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डिसीजंस मेकिंग है, उनमें कोई खास हस्तक्षेप करना नहीं होता। इनका बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसी देश की कंपनी में निवेश करना, अगर निवेश करने के बाद में वहां प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा निकालना और किसी अन्य दूसरे देश में जाके फिर पैसा जमा कर देना। ये काम एफपीआई का होता है, ना कि एफडीआई का। एफडीआई किसी भी देश में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है जो कि उस देश के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, एफडीआई की मैं बात करूं तो एफडीआई जनरली दो रूट से हमें देखने को मिलता है, एक है हमारा गवर्नमेंट रूट और एक है ऑटोमेटिक रूट। सामान्यतः जो ऑटोमेटिक रूट है उसे मुंबई रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिकांश जो हमारे यहाँ पे इस समय जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के बाद में बहुत सारे जो एफडीआई आते हैं वो ऑटोमेटिक रूट से आते हैं, और कुछ ही क्षेत्रों में हमने रखा है जहां पर अनुमति हमें दिल्ली रूट से या गवर्नमेंट रूट के नाम से जाना जाता है, तो वहां से लेने की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो जनरली दो टाइप के एफडीआई हमें देखने को मिलता है, एक हमें दिल्ली रूट या गवर्नमेंट रूट, दूसरा है मुंबई रूट। एफडीआई ग्रीन फील्ड होता है, एक ग्रीन ब्राउन फील्ड एफडीआई के नाम पे भी हम जानते हैं। जब किसी नई कंपनी की स्थापना के लिए निवेश किया जाता है तो वो ग्रीन फील्ड एफडीआई कहलाता है। और अगर पहले से ही स्टेबल किसी कंपनी में हम निवेश करते हैं लाभ अर्जन करने के लिए, या उस कंपनी में हम डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करना चाहते हैं, कुछ अन्य चीजें करना चाहते हैं, उस कंपनी की हिस्सेदारी ज्यादा लेना चाहते हैं, तो वो ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कल को अगर मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में आकर के अपनी खुद की एक नई कंपनी स्थापित करती है, तो वो हमारा दरअसल ग्रीन फील्ड एफडीआई कहलाएगा। और अगर टाटा के साथ में वो टाई अप करके उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी की अगली ब्रांच को कहीं स्थापित करने का काम करते हैं, या उन्हीं के एक आर&डी को बढ़ाने का काम करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो एफडीआई है जर्नली वो सिंगापुर और मॉरिशस रूट से देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिंगापुर और जो मॉरिशस है, ये दरअसल टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, या जहां पर टैक्स बहुत कम है, ना के बराबर है या तो शून्य है, ऐसे वो सारे कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाते हैं। तो ये कंपनियां करती क्या है, ये अपने कर को बचाने के लिए इन देशों के माध्यम से किसी अन्य देशों में निवेश करते हैं। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्रिटेन की कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है, तो जब भी वो निवेश करेगी तो हमारे चार्जेस यहाँ पे कुछ ज्यादा लगते हैं या टैक्सेस कुछ ज्यादा लगते हैं। तो मैटर ये करता है कि यहाँ पे उन्हें टैक्सेस पे करनी पड़ेंगी, या जब वो वहां लेकर के अपने देश में जाएंगे तो वहां टैक्सेस पे करनी पड़ेंगी। तो ऐसे सिनेरियो में उन्हें दोहरा टैक्स लगने लगता है। तो इसीलिए ये कंपनियां अपने लाभ अर्जन करने के लिए उन देशों में अपना हेडक्वार्टर्स बनाती हैं जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, जहां पर इन्हें सिंगल पेमेंट करना पड़ता है सिर्फ एक देश में। डेप्थ में अगर कभी क्लास हम ले पाए आपसे, जरूर मैं आपको
टैक्स हेवन कंट्रीज बताऊंगा, DTAA क्या होता है, कैसे हमने टैक्स हेवन कंट्रीज को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए काम किया, पी नोट कैसे आया, और पी नोट के साथ ही में जब हम लेकर के आए हैं टैक्स हेवन कंट्री, आई मीन जब पी नोट हम लाए हैं अपने टैक्स हेवन कंट्रीज को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, तो पी नोट किस प्रकार से काम करता है, जारी कौन करता है, तब हम देख लेंगे। बट टैक्स हेवन कंट्रीज से भारत में निवेश किया जाता है, और जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं इसलिए भारत में निवेश करती हैं जिससे कि उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सके। और इसीलिए जब कोई कंपनी डायरेक्ट अपने देश से किसी अन्य देश में निवेश नहीं करती, किसी अन्य देश के माध्यम से निवेश करती है, तो वो क्या कहलाता है, राउंड टिपिंग कहलाता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए ब्रिटेन से इंडिया आना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्रिटेन से आप इंडिया आएंगे तो आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा, और वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मॉरिशस से आएंगे तो आपको कम किराया देना पड़ेगा या ना के बराबर किराया देना पड़ेगा। तो आप करेंगे कि आप सबसे पहले जाएंगे मॉरिशस, मॉरिशस से आप आएंगे इंडिया। तो ये जो मॉरिशस वाया होकर के आप इंडिया आए, ये राउंड ट्रिपिंग कहलाता है। डायरेक्ट आपको आना था इंडिया, बट आप डायरेक्ट नहीं आए, वाया मॉरिशस रूट आए। तो भारत में सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है वो सिंगापुर और मॉरिशस रूट से आता है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से आता है। क्लियर? तो टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर कर की दर या तो ना के बराबर है या तो शून्य है, या वहां टैक्स बहुत ना के बराबर पे करना पड़ता है। ये सारी चीजें एफडीआई से रिलेटेड है। अगर हम एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जो हमारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है ये हम दो टाइप में देखते हैं। एक हम देखते हैं एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक, और एक हम देखते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये दो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी देश में एफपीआई के माध्यम से निवेश करते हैं, और जब भी इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है तो एक देश से दूसरे देश में ये स्विच कर जाते हैं। शेयर मार्केट में एफपीआई के तहत जो भी पैसा आता है वो पैसा हॉट मनी कहलाता है, गर्म मुद्रा कहलाती है, उष्ण मुद्रा कहलाती है, HOT हॉट, MONEY। ऐसी मुद्रा हॉट मुद्रा कहलाती है या हॉट मनी कहलाती है जिनमें मूविंग या वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर एफडीआई के माध्यम से किसी देश में आप निवेश करेंगे तो आप वहां बिल्डिंग खरीदेंगे, वहां की जमीनें एक्वायर करेंगे, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करेंगे, तो इतनी जल्दी आप नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, इतने बड़ा बल्क मात्रा में स्टार्टअप करेंगे, आप जल्दी उन्हें बेच नहीं सकते, आप मूव नहीं कर पाएंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो लॉन्ग टर्म आप रहते हैं। बट अगर किसी एक देश के शेयर मार्केट से दूसरे शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीद लिया, आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने पैसा शेयर बेचा, अपना पैसा निकाला, दूसरे शेयर के मार्केट में आप स्विच कर गया। तो इसीलिए इन्हें हॉट मनी कहा जाता है, उष्ण मुद्रा या गर्म मुद्रा कहा जाता है। तो ये चीजें जो फैक्चुअल रिलेटेड थी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड थी, वो हमने आपसे बताने का काम किया। अब अगर मैं आपसे निवेश की ही बात कर रहा हूँ, एफपीआई की बात कर रहा हूँ, तो भारत में जो निवेश किया जाता है दरअसल उसे कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, सेबी करता है। सेबी दरअसल भारत में विनिमय करता है मुद्रा बाजार को, शेयर मार्केट दोनों को, मुद्रा बाजार कहना उचित नहीं होगा, शेयर बाजार को करने का काम करता है। मुद्रा बाजार मनी मार्केट है, वो मनी मार्केट अलग है, कैपिटल मार्केट अलग है, और प्राइमरी मार्केट अलग है, सेकेंडरी मार्केट अलग है, सब अलग। तो जर्नली सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती है। भारत में दो हमें शेयर मार्केट देखने को मिलता है, एक हमें एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा बीएससी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हम एनएससी की बात करें तो एनएससी में जो कंपनियों को देखा जाता है उसमें मुख्यतः 50 कंपनियां शामिल हैं, और उसका जो इंडिकेटर है, सूचकांक है, वो निफ्टी 50 है। वहीं पे अगर हम एनएससी के बाद में बीएससी की बात करें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 टॉप कंपनियां लिस्टेड हैं, उसका जो इंडिकेटर या सूचकांक है वो सेंसेक्स कहलाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब चलते हैं थोड़ा बहुत फैक्ट पे। मैं एक गिलास पानी पी लूं प्लीज। हाँ, अच्छा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं, अब इसमें क्या बच रहा है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, एक चीज है, आप जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये अपडेटेड उतना नहीं कराना मुश्किल होगा, बट हाँ फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे बोला है ना पी नोट, पी नोट कौन जारी करता है, तो FII पी नोट्स जारी करते हैं। पी नोट्स क्या होता है अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं है, जब आप अपने टीचर से जरूर पूछेगा पी नोट कौन जारी करता है, तो FII पी नोट को जारी करते हैं। और QII
के माध्यम से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी भी देश में निवेश करते हैं एडीआर और जीडीआर के माध्यम से। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट और जीडीआर का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म में जो आपको जानने की जरूरत थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा एफडीआई की बात करूं तो भारत में जो अभी रिसेंटली एफडीआई आया हुआ है उस एफडीआई का थोड़ा सा मैं करंट बेस आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। भारत में जो ग्रॉस एफडीआई है, ठीक है, भारत में जो आपका ग्रॉस एफडीआई है वो कितना था 2022 और 2023 में, ये था हमारा 42 बिलियन डॉलर के आसपास। और वहीं पे 2023 और 2024 में जो हमारा रहा है वो 26 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है। मतलब हमारा जो ये नेट है, याद रखिएगा, ये मैंने नेट एफडीआई आपको बताया है, नेट एफडीआई है, नेट कैश इनफ्लो की मैंने आपसे बात किया है। वहीं पे अगर मैं ग्रॉस एफडीआई की बात करूं तो 2022-23 में 71 बिलियन डॉलर और 2023-24 में सॉरी 71.4 बिलियन डॉलर के आसपास भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा एफडीआई अगर प्राप्त हुआ है तो नंबर 1 पे है आपका यूएसए, नंबर 2 पे है आपका चाइना, नंबर 3 पे है आपका नंबर 3 पे है आपका सिंगापुर, नंबर 4 पे आपका है हांगकांग, नंबर 4 पे है आपका हांगकांग, नंबर 5 पे है आपका ब्राजील। और इंडिया किस नंबर पे है तो मेरे दोस्त इंडिया हमारी है 15th नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हमें हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो इतनी चीजें मेरे दोस्त हमने एफडीआई के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है, चालू खाता घाटा भी बताया है, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब कुछ मैंने बताने का काम किया है। तो मेरी समझ से जो फैक्चुअल डेटा था वो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। तो हमारा 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैं टिपिकल नहीं लेके जाऊंगा, बहुत थोड़ा सा टॉपिक यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा 2 टॉपिक बहुत ही ज्यादा हो गया है। अगला टॉपिक जो हम आपके साथ कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे अपना योजना का या 5 ईयर प्लान का। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने थे तो वो स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ में कोशिश किया था कि हम उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि क्या क्या टॉपिक्स हमारा होगा। हमने कल भी आपके साथ डिस्कशन किया था और आज भी हमने आपके साथ डिस्कशन किया है। चाहे हम योजना को देख सकते हैं या हमारी कोशिश होगी कि योजना के स्थान पर हम अन्य टॉपिक देख लें, तो अन्य में या तो हम मनी मार्केट देख सकते हैं या हम कैपिटल मार्केट देख सकते हैं। दोनों हम देख सकते हैं, दोनों हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। हम एक बार करंट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को देखने का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे दोस्त मैं आपसे बात करता हूँ मनी मनी मार्केट या मुद्रा बाजार क्या है, तो दरअसल देखिएगा, अगर मैं आपसे मुद्रा बाजार की बात करता हूँ, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट की, तो 2 प्रकार से बाजार हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत में व्यापार करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा चाहे भारत सरकार को आवश्यकता हो, चाहे किसी कंपनी को आवश्यकता हो, चाहे किसी आम व्यक्ति को आवश्यकता हो, या किसी वित्तीय संस्थाओं को आवश्यकता हो, या फिर औद्योगिक इकाइयों को आवश्यकता हो, तो ये सब के सब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण उठाने का काम करते हैं, कर्जा लेने का काम करते हैं। अगर यही कर्जा अल्पकालिक होता है तो हम इसे मनी मार्केट के अंतर्गत देखते हैं, और अगर यही कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हम इसे कैपिटल मार्केट के अंतर्गत देखने का काम करते हैं। इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ मनी मार्केट की, ठीक, मनी मनी मार्केट मनी मार्केट को हम बोलते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में यहाँ पे परिपक्वता यहाँ पे जो परिपक्वता मेच्योरिटी होती है वो 365 डेज से कम होती है।
और अगर 365 डेज से कम है तो ऐसे कोई भी टूल्स है तो हम उसे मनी मार्केट के अंतर्गत रखने का काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनी मार्केट में हमें कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें कुछ भी कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो ऋण दिया जाता है, दरअसल ये ऋण लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, और दूसरा आपकी क्रेडिट कितनी अच्छी है, मतलब कि आप कितना अच्छा काम करना जानते हैं। कहने का मेरा सेंस ये है कि यहाँ पे जो ऋण है वो क्रेडिट के बिहाफ पे मिलेगा, और दूसरा टर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी बनती है। आई मीन हमने यहाँ पे लिखा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, और दूसरा हमारा क्रेडिट है कि हमारी क्रेडिट कितनी है, और आपको कोई भी कोलेटरल या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ ही में जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं ऋण लेने के लिए, वो कौन कौन से लोग ऋण हैं, तो नंबर एक आपका आता है, वो है पहला कोई भी विदेशी व्यक्ति नहीं, पहला आरबीआई। अगर आरबीआई को ऋण की आवश्यकता है तो आरबीआई ऋण ले सकता है। यहाँ पर सभी बैंक अपने अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर वित्तीय संस्थान भी ऋण ले सकते हैं। कौन? वित्तीय संस्थान ऋण ले सकते हैं। चौथे नंबर पर औद्योगिक इकाइयां ऋण ले सकते हैं। वही पांचवें नंबर पर आम निवेशक इसमें प्रतिभाग कर सकता है। ठीक है, आम निवेशक प्रतिभाग कर सकता है। तो ये वो 5 लोग हैं जो मनी मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और कैपिटल मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात ये है कि ये सारे लोग ये सारे लोग जब फंड लेते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो ये 1 दिन के लिए ले सकते हैं, ठीक? या फिर 1 दिन से लेकर के ये 14 दिन के लिए लेते हैं, या फिर 14 दिन से लेकर के ये 365 दिन के लिए लेते हैं। अगर ये 1 दिन के लिए ऋण लेते हैं तो ओवरनाइट इसे ओवरनाइट या फिर कॉल ओवरनाइट या फिर इसे कॉल मनी कहा जाता है। और वहीं पर अगर ये 24 एक दिन से लेकर 14 दिन के लिए लेते हैं तो इन्हें शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाता है। और वही अगर लेते हैं तो ये आपका टर्म मनी कहलाता है। तो ये आपका टर्म मनी कहलाता है अगर ये 14 दिन से लेके 365 दिन के बीच में है। तो ये व्यक्ति तो लेंगे, मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ की जो मेच्योरिटी होगी वो 365 दिन से कम की होगी, 365 दिन से ज्यादा होगा तो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। अगर आरबीआई, बैंक, वित्तीय संस्थान, औद्योगिक इकाइयां या आम निवेशक कोई भी अगर एक रात के लिए ऋण लेता है तो वो ओवरनाइट कॉल मनी कहलाएगा। एक दिन से 14 दिन के है तो शॉर्ट टर्म या नोटिस मनी कहलाएगा। अगर 14 दिन से 365 दिन के लिए वो तो टर्म मनी कहलाता है। इतनी चीजें जरूर समझ में आ गया। यहाँ पे जो मेच्योरिटी होती है या परिपक्वता की अवधि होती है, परि यहाँ पे जो परिपक्वता होती है वो कितने कितने दिन की हमें देखने को मिलता है। एक हमें 91 दिन के लिए मिलेगा, एक हमें 182 दिन के लिए मिलेगा, और हमें वो 364 दिन के लिए मिलेगा। ये मेच्योरिटी की डेट होती है, लेकिन फिर भी आप एक दिन के लिए, 14 दिन के लिए या उससे ज्यादा दिन के लिए भी ऋण ले सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें हमें यहाँ पे जानने की आवश्यकता है। अगर हम मनी मार्केट से संबंधित उपकरणों की बात करें कि किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ऋण लेने के लिए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या सरकारी प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है, सरकारी प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जमा जमा प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में वाणिज्यिक पत्र का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये 3 टूल्स या उपकरण हैं
जिनके माध्यम से हम यहाँ पे ऋण ले सकते हैं। अब चाहे वो आपका फैक्टर कॉस्ट माफी चाहूंगा, टेक्निकल इशू था इसलिए शायद मैं क्लास कंटिन्यू नहीं किया, बट हाँ अब कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद बहुत देर तक हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी जब तक कर पा रहे हैं तब तक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूति, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र, इन तीनों के माध्यम से हम देखने का काम करते हैं। जब भी हम सरकारी प्रतिभूति की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट टूल्स है और ये गवर्नमेंट यूज करती है ऋण लेने के लिए आरबीआई के माध्यम से। जब ऋण लेती है तो भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति जारी करता है। वहीं पर अगर हम जमा प्रमाण पत्र की बात करें तो जमा प्रमाण पत्र सामान्यतः कितने दिन के लिए होता है, तो ये भी 7 दिन से लेकर के या 7 डेज से लेकर के, और इसकी भी परिपक्वता 364 दिन की होती है। ये जमा प्रमाण पत्र जो बैंक्स हैं उन बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है। मतलब ये बैंकिंग टूल्स है। अगर किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता है शॉर्ट टर्म के लिए तो जमा प्रमाण पत्र का यूज करेगा, और ये 1 लाख के गुणज में होता है। याद रखिएगा, ये 1 लाख के गुणज में होता है। 1 लाख का एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर वहीं पे मैं बात करूं सरकारी प्रतिभूति, जमा प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक पत्र का, तो सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट जारी करेगा, जमा प्रमाण पत्र बैंक जारी करेगा, और वाणिज्यिक पत्र ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट जो निकाय होते हैं, प्राइवेट निकाय या किसी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। और जनरली ये वही लोग जारी कर सकते हैं जिनका मार्केट कैप जिनका मार्केट कैप 100 CR से ज्यादा होगा, और ये 5 लाख के गुणज में जारी किए जाते हैं। क्लियर, इतना हमें पता हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सरकारी प्रतिभूति है ना, ये सरकारी प्रतिभूति दरअसल किसके फॉर्म में जारी किया जाता है? ये सरकारी प्रतिभूति या तो सामान्य या तो ये सामान्य सरकारी प्रतिभूति होगा, ये सामान्य सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, या तो ये ट्रेजरी या तो ये ट्रेजरी बिल होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी बिल कहा जाए तो समझिएगा कि वो शॉर्ट टर्म का टूल है तो मनी मार्केट का होगा, और जब भी बॉन्ड का प्रयोग किया जाए तो मान लीजिएगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो कैपिटल मार्केट का टूल्स हो। ठीक है, सामान्य सरकारी प्रतिभूति पे ब्याज की अदायगी होती है, वहीं ट्रेजरी बिल आपको डिस्काउंट के साथ जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तो मेरे दोस्त ये हमारा था कैपिटल मार्केट, तो सॉरी मनी मार्केट। मनी मार्केट तक हम लोग कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा क्लास नहीं मैं ले पा रहा हूँ। बट हाँ, इसके बाद की जो भी क्लास होगी वहां पे मैं जरूर आपके साथ अपने डेटा या अपने कंटेंट को शेयर करूंगा। ये क्लास कैसी लगी आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जूम मीटिंग के माध्यम से एक बार आपके लाइव सेशंस में जरूर ले लूंगा। वहां पे जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।